हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। तो बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना उद्देश्य फास्ट ट्रैक मे 24 बैच का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। ध्यान रखने की बात है, कल अपना हो गया था कौन सा फर्स्ट लेक्चर अपन ने स्टार्ट किया था, चैप्टर है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो जितना टारगेट था अपन ने उसमें से क्या क्या कर लिया एक बार चेक कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था कल ही। उसके बाद ओरिजिन जो ऑडिटिंग की थी कि भैया 4th सेंचुरी जो बिफोर क्राइस्ट था उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ऑडिटिंग, जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, इन सभी के बारे में बात की गई थी। हमारे फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो थे वो 1860 में ही आ चुके थे, जिस समय वो ऑडिटिंग के साथ साथ अकाउंटिंग का भी काम देखा करते थे। ये सारा थोड़ा ओरिजिन वगैरह के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग में मेन क्या था कि सर हमने बात किया था डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग का। क्या एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लिया जाए? जी हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है डेफिनेशन को रिवाइज करना कि क्या थी डेफिनेशन। ऑडिटिंग क्या है बेटा? ऑडिटिंग है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज की सर? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। सर किसके? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी के, ठीक है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, यानी इररिस्पेक्टिव साइज या लीगल फॉर्म, और चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, यानी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके भी अकाउंट्स की ऑडिट होती है, और उनकी तो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसके अलावा ये सारा काम हम क्यों करते हैं? व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, व्हाट इज द व्यू? द व्यू इज टू एक्सप्रेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ध्यान में रखेंगे हम लोग, कि पूरी ऑडिटिंग जो सब्जेक्ट है वो क्यों बनाया गया है? ताकि आप इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप ऑडिट करके एक राय बनाओ और उस राय को व्यक्त करो। तो क्या है? विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, यानी ऑडिटर का मेन काम क्या है सर? अपनी राय व्यक्त करना, ओपिनियन देना, और ये राय आप ऑडिट रिपोर्ट में देते हो, और ये ऑडिट रिपोर्ट लिखित में होगी, ये वर्बल नहीं हो सकती। ये सारी चीजें हमने देखा था। फिर हमने कुछ एक चीजें देखी थी सर, ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट का रिश्ता कई और अकाउंट्स के साथ, लॉ के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, डेटा प्रोसेसिंग के साथ, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स के साथ, और इन सभी चीजों में हमने देखा था, हाँ एफएम वगैरह भी था ना, तो इन सब में ऑडिटिंग का क्या रिश्ता है। और ये बात हम लोगों ने समझी थी कि सर देखो, सारे सब्जेक्ट्स में हम जो चीजें पढ़ते हैं हम उन सभी चीजों की ऑडिट कर सकते हैं और करते भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें हो गई थी। आज हम क्या करेंगे सर? आज है ना, हम स्टार्ट करेंगे अपना गेम यहां से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। और सर कहां तक लेके जाएंगे? अब देखो यार, कहां तक लेके जाएंगे वो अपने पे डिपेंड करता है। अब कल भी मैंने बोला था यार एंगेजमेंट तक का पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया था ना, तो कोई बात नहीं है। आज अपन करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। स्कोप, ये तो ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, स्टार्ट यहां से करें। स्कोप ऑफ ऑडिट होगा जिसमें क्या आता है और क्या नहीं आता, ये भी हम करेंगे। फिर इनहेरेंट लिमिटेशन भी करेंगे, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इनहेरेंट लिमिटेशन, यानी ये क्या होगा? ऑडिट एज अ सब्जेक्ट के अंदर एक दो खामियां हैं, मतलब आप कुछ भी कर लो, जितनी बुद्धि जितनी हिम्मत वो लगा लो, लेकिन इन खामियों को, ये इनहेरेंट है, ये लिमिटेशंस, इनको बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। फिर हम आएंगे एंगेजमेंट पे और फिर देखेंगे यार इतना तो करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कहां तक हमारी गाड़ी पहुंचती है। क्लियर है? तुम लोग रिवाइज करके आए हो या नहीं आए हो? तुम लोगों ने हाथ से नोट्स, पहले टॉपिक को पढ़ो, नोट से पढ़ो, आईसीआई में मार्किंग आप लोग कर ही रहे हो, वो सारी चीजें खुली है, हाइलाइटर्स वगैरह रेडी है, वो पोस्टेड स्टिकी नोट्स जो है वो रेडी है, स्टेपलर रेडी है, सब रेडी है, हम भी रेडी हैं। चलो आओ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टोटल हो ही गया। आओ, पहला टॉपिक क्या हुआ? पहला टॉपिक है सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट बहुत मजे की बात है, 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि सर आप है ना डेफिनेशन को कभी भी नहीं भूल सकते, वैसे ही ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को आप कभी भी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। सर ऐसे तो आप हर चीज पे बोलोगे, नहीं यार देखो, ये चीजें हर चैप्टर में कहीं ना कहीं, हर चैप्टर का बेसिक है ये चीज आपके दिमाग में अगर फ्रेश रहती है कि हाँ हम कर क्यों रहे हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, अगर ये चीजें हमारे दिमाग में फ्रेश रहती है ना, तो थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस। बाकी भी जो चीजें पढ़ोगे, हाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस उद्देश्य पे, ये हमारा एम है, ऑडिट जब हम करेंगे
ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब भी ऑडिट होती है तो उसका उद्देश्य क्या है, यहां पे और यहां पे आना, यानी तुम लोग को पता लग ही गया होगा, दो ऑब्जेक्टिव है, 4 नंबर का ऐसा सवाल पूछता है, 2 नंबर इधर पड़े हैं, 2 नंबर इधर पड़े हैं। जी हाँ, अभी लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी ये सवाल आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, घुमाता ही नहीं है आई से आई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कीवर्ड्स क्या रहेंगे सर, क्वेश्चन अगर आ गया, ये तो दिख नहीं रहा, कीवर्ड्स क्या रहेगा सर अगर क्वेश्चन आ गया, सर कीवर्ड ही ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपा के दिया जाएगा। जब मैंने आप लोग को बोला था चैप्टर के एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, तब मैं ऐसे सवाल भी लूंगा ताकि तुमको पता लगे सर क्वेश्चन में छुपता कैसे है ये सारी चीजें, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का गेम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के साथ। सबसे पहले बात आई SA 200, ये क्या नाटक है सर? SA क्या होता है? SA इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कैसे समझोगे? तुम अकाउंट्स करते हो बेटा, अकाउंट्स अपन मनमर्जी से नहीं करते हैं, तुम्हें सिखाया जा रहा है, नितिन सर सिखा रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। फाउंडेशन में भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम करके आयोगे, ऋषभ सर ने सिखाया होगा, ठीक है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम करके आयोगे। कौन कौन से करके आए? इन्वेंट्री वाला करके आए थे क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? तुम्हें एकदम एकदम रच बस गया है तुम्हारे मन में कि सर जब भी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम करेंगे ना, ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ दें तो सर हम लीफो नहीं फीफो या वेटेड एवरेज पे करते हैं। ये कौन बताता है? ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी बोलते हो तुम लोग या कुछ और बोलते हो? हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोला करते थे, तुम लोग कुछ और बोलते हो क्या? तो यार मार्केट वैल्यू बोलो, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कम होगा हम उस पे हम अपने स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ये सारी चीजें लिखी कहां गई हैं सर? ये सारी चीजें लिखी गई है AS2 में। तुम लोगों ने शायद AS3 भी किया है, कई बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों के शायद 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होता है क्या तुम लोग के? हमारे टाइम पे भी होता था, या अगर नहीं किया तो तुम्हारे इंटर के अंदर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है ही है। वहां पे AS3 को तुम लोग पढ़ने वाले हो कि कैश का आना जाना जो लगा रहता है व्यापार के अंदर, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका दिया गया है और हम उसी तरीके को फॉलो करते हैं। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए? अकाउंट्स को किस तरीके से किया जाए वो तरीके बताया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। तो ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है जिनका नाम क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। सर इनको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि शॉर्ट फॉर्म AS ही हो जाता ना यार, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी AS, ये भी AS, तो इसीलिए इनको क्या कर दिया? SA कर दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब सुनो, तुम्हारे कोर्स में कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड स्टार्ट ही यहां से होते हैं, SA 200 से। कहां से होते हैं? SA 200 से। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर भी सही है यार, AS1, AS2, AS3, AS4, ऐसे 1 2 3 4 चलते हैं, बीच में एक आध गायब हो गए, AS8 गायब हो रखा है, 26 में मिल गया है, इस तरीके से जरूर हुआ है, लेकिन एक सीरियल है। यहां पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहां से स्टार्ट होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 से स्टार्ट होता है। फिर 201 2 नहीं है बेटा, 200 के बाद 210, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, ठीक है, सीधा 299, 99 के बाद 300, इस तरीके से काम चलता है। कूद कूद के भाग रहे हैं। सारे स्टैंडर्ड CA इंटरमीडिएट के कोर्स में नहीं है, बहुत थोड़े से एसेज तुम्हारे कोर्स के अंदर हैं और उन एसेज को अपन करने वाले हैं। सर एंड कहां तक होता है? ये एसेज है ना, जाता है 899 तक, ठीक है, 800 to 899 बने हुए नहीं है। तुम्हारे कोर्स के जो एंड है ना वो होगा 700, 701, 705, 710, 710, ठीक है, 710 तुम्हारे कोर्स का एंड है, तो बीच बीच में बहुत सारे कूदे हुए हैं। लेकिन SA 200 फर्स्ट essay, और इस essay को तो मैं क्या बोलता हूं? बाप ऑफ ऑल essay। क्यों सर? क्योंकि सर ये बाकी के सारे essays के बेसिक्स को ये डील करता है। इस essay का नाम क्या है? इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। ना टॉपिक ही क्या है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो सर ये एक आध ऑब्जेक्टिव नहीं, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका? सर ऑडिट कौन करता है? एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है। ऑडिटर हमेशा क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव किसके? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और ऑडिटर हमेशा क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो ये तो तुम कभी भी किसी भी ऐसे में ऑडिटर नाम लिखा होगा, उसके पीछे ये इंडिपेंडेंट वर्ड लिखा हुआ होगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसके? ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये क्या सिखाता है? ये आपको बताता है कि यार आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है जब आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करने जाता है। क्या सर मुझे ये पूरा नाम याद करना है? बेटा एग्जाम के लिए तो नहीं करना, एग्जाम के लिए आपको ये पूरा नाम याद नहीं करना, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इसको बोलो 2 बार 3 बार बोलो। आपको ये बाप ऑफ ऑल ऐसे है ना यार, इसका नाम पता रहे तो अच्छा रहता है।
SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। प्लीज, अरे तुम लोग खड़े हो या नहीं हो? प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। अरे हो जाना यार। नहीं मैं तो नहीं हो रहा, कौन सा सर को दिख रहा है? अरे प्लीज प्लीज खड़े हो जाओ। ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसके? ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। किस बात का? कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। कि जब भी भाई तू ऑडिट करेगा, जब भी तू ऑडिट कंडक्ट करेगा, तू अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग विथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही करना पड़ेगा तेरे को। जब भी ऑडिट करेगा वो ऐसे के हिसाब से करेगा, ये पहले ऐसे ने बता दिया। अपनी मन मर्जी, अपनी बुद्धिमानी, ठीक है, नहीं लगाएगा। समझ में आया? और ऐसे 200 ने ऑब्जेक्टिव बताए ऑडिटर के। कितने ऑब्जेक्टिव सर? एक ऑब्जेक्टिव इधर है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इधर है। 2 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के ये। लेकिन पूरी ऑडिटिंग का सार है ये, समरी है ये। ऑडिटिंग बनी इनके लिए है कि क्या चाहते क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है ऑडिट में। सुनो बेटा सुनो, अगर अगर अभी पढ़ाने से पहले मैं तुमको एक आध चीज पूछता हूं, क्या है कि तुम लोग सीए फाउंडेशन में तो चलो रैंक नहीं, लेकिन इंटर में रैंक आती है। तुम AIR 1, ठीक है, फाइनल में AIR 1। तुम मतलब ऑडिट सारे सब्जेक्ट में तुमसे ज्यादा बुद्धिमान उस अटेम्प्ट में कोई नहीं रहा है। तो ओके, AIR 1 तुमने क्या किया? अपने सारे AIRs को पहले फोन किया, ओ भाई तू भी AIR 1 था क्या? मैं भी AIR 1 था। सारे AIR 1 आओ आओ, मिलते हैं मिलते हैं, मिलके चलो अपन सब एक अपनी फर्म खोलते हैं। ठीक है, कितनी शानदार चलेगी ना ये फर्म आइडियली, कि सारे हमारे सारे पार्टनर ऑल इंडिया रैंक 1 है। अगर ऐसी फर्म कोई हो जाए तो क्या मजा आ जाए। हर कोई चाहेगा कि उनसे ऑडिट करवाएं शायद। तो चलो तुम सारे बुद्धिजीवी लोग एक जगह बैठ गए और ऑडिट कर रहे हैं। अब इतनी बुद्धिमानी अगर एक जगह है तो बोलो बेटा, क्या कि क्लाइंट की गलतियां या फ्रॉड्स जो भी है, एरर्स हैं या फ्रॉड है, तुम लोगों से थोड़ी छुप पाएगा भाई। तुम लोग तोप लोग हो, ठीक है, तुमसे बच पाएंगी क्या? नहीं सर, हम तो वो क्या है, उड़ते परिंदे के पंख गिर लेते हैं। हाँ, तीर वीर नहीं, पंख गिन लेते हैं। मतलब इतनी शार्प बुद्धि है तुम लोगों की कि सर हमारी नजरों से, ठीक है, कुछ बच नहीं सकता। वी विल एवरी टाइम फाइंड आउट। तुम ऐसे लिख के दे सकते हो क्या? तुम किसी की भी ऑडिट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ऐसा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये लिख सकते हो कि भैया मैं गारंटी देता हूं कि 1 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी थी जो हमने ठीक करवा ली है। अब जब हमारा साइन हो चुका है, हम गारंटी देते हैं। क्या तुम इस तरीके की ऑडिट रिपोर्ट लिख पाओगे कि भाई हमने लिखा ऊपर, ठीक है, किसका? XZ कंपनी लिमिटेड के हम ऑडिट कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को हमने ये रिपोर्ट दी है। ठीक है, टू वो लेटर टाइप का लिखते हैं ना, टू शेयर होल्डर, डेट वेट हमने ऑडिट रिपोर्ट के नीचे डाल देंगे। अब वी द AIR 1 CA firm gives 100% गारंटी। 100% गारंटी। इसको सर बोल्ड अंडरलाइन सब करा दो, हम गारंटी देते हैं दैट द FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आर टोटली फ्री है फ्रॉम फ्रॉड और एरर। ठीक है, ऑडिट करने के बाद क्या तुम ये लिख सकते हो कि सर हम 100% साइन, ठीक है, साइन वाइन मार दिया आपने, डेट डाल दी, अपना मेंबरशिप नंबर फर्म वर्म का, अपने ऑडिट रिपोर्ट। सर असली ऑडिट रिपोर्ट ऐसी नहीं होती, लेकिन चलो, क्या तुम भैया ये कर सकते हो क्या? क्या तुम ये कर सकते हो क्या? 100% और गारंटी जैसे शब्दों को लिख सकते हो कि हमने ऑडिट की है, जो गड़बड़ ऑडिट में गड़बड़ियां मिली, लेकिन हमने उन गड़बड़ियों को ठीक करवा दिया। अब कोई गड़बड़ी नहीं है। तुम ये कर सकते हो कि गड़बड़ी मिले तो सर गला काट देना है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम 100% गारंटी जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, कभी भी नहीं। सर तुम AIR 1 हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है सामने वाला बंदा डेढ़ शाना बैठा हो, या उसने तुमसे कुछ चीजें छुपा ली हो, जो कितनी ही मेहनत कर लो तुम लोग, फिर भी हम वो काम नहीं कर सकते। तो आ जाओ। वी ऐसे गारंटी जैसे शब्दों से हम हमेशा दूर रहेंगे। इसीलिए
100% गारंटी या 100% अश्योरेंस, 100% अश्योरेंस, ठीक है, आपको कभी नहीं मिल सकता। जब मिल भी नहीं सकता ना, तो हम ये अश्योरेंस देते भी नहीं है। हमारा काम क्या है, जब भी हम ऑडिट करें, जब भी हम ऑडिट करें, तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। ये आर ए जो शब्द है ना, ये बहुत बार आएगा। इस आर ए का मतलब है REASONABLE, रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, दो तरीके के अश्योरेंस आप मान सकते हो। एक अश्योरेंस होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस यानी क्या, 100% गारंटी। ठीक है, ये 100% गारंटी वाले अश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। 100% गारंटी इज एब्सोल्यूट, कि सर एकदम एकदम गड़बड़ी नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, सामने वाला, और इसको बारे में मैं आगे इनहेरेंट लिमिटेशन में इसके बारे में तुमसे मैं और बात करने वाला हूं। लेकिन सर कभी भी जब एब्सोल्यूट अश्योरेंस हमें ही नहीं मिलेगा, तो हम आगे भी कभी नहीं लिखेंगे। तो हमारा उद्देश्य ही क्या है, हमारा उद्देश्य रेगुलर, उद्देश्य फास्ट ट्रैक May 24, उद्देश्य ही क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। सुन लेना, टू ऑब्टेन, मैं हमेशा, और ये वर्ड ऐसे ही चलते, ये गाना है, ये गाना है, ये गाना मेरे साथ गाओ हमेशा। जब जब मैं बोलूं, और मैं बहुत बार बोलने वाला हूं, कि जैसे ही टू ऑब्टेन वर्ड आए पूरी ऑडिट के अंदर, पूरी ऑडिट के अंदर, तुम्हारे दिमाग में है ना गाना चल जाना चाहिए कि टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है सर, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। हमेशा क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल अश्योरेंस। क्या ऑब्टेन करना है, रिपीट यार, आवाज नहीं आई तुम्हारी, क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल। एक बार प्लीज, और टू ऑब्टेन व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस। क्या कुछ भी कर लो तुम, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं ले सकते। अश्योरेंस दो ही तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट और रीजनेबल। रीजनेबल यानी 100% से थोड़ा कम। अब कितना कम है, ये ऑडिटर टू ऑडिटर डिपेंड करेगा। लेकिन तुम्हारा तुम्हारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि सर हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेना है। हमें क्या ऑब्टेन करना है, रीजनेबल अश्योरेंस। ठीक है, किस बात का अश्योरेंस ले रहे हो ऑडिट करके, तुम किस बात का अश्योरेंस ले रहे हो। सर हम अश्योरेंस ले रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने देखे हैं ना, जिसको एंटिटी के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए हैं, वो फ्री है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे के पूरे, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ P&L की बात कर रहा हूं, सिर्फ बैलेंस शीट की, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट की, सिर्फ कैश फ्लो, अलग अलग की बात नहीं कर रहे हैं सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। हमेशा हम इंडिविजुअल कोई पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम कभी भी बात नहीं करेंगे। हम बात किसकी करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करेंगे। क्या अश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमें ऑब्टेन करना है रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल वो फ्री है फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये MM क्या हुआ बेटा, ये MM भी बहुत बार आएगा, इसका मतलब है मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, मिसस्टेटमेंट यानी गड़बड़ी, मिसस्टेटमेंट यानी गड़बड़ी। और छोटी मोटी गड़बड़ियों का तो कभी ऑडिट में नाटक ही नहीं होता। सर 1 रुपए की गड़बड़ी हो गई, 2 रुपए की गड़बड़ी हो गई, अरे जाने दे। लेकिन सर 1 करोड़ की गड़बड़ी हो गई, क्या बोलोगे, जाने दे। 1 करोड़ छोड़ो, 1 लाख की गड़बड़ी हो गई, क्या बोलोगे, जाने दे। नहीं, शायद आप ऐसा नहीं बोलोगे। तो मिसस्टेटमेंट छोटी मोटी नहीं सर, मटीरियल मिसस्टेटमेंट की बात हो रही है, भारी मटीरियल गड़बड़ियों की बात हो रही है। हाँ, रिलायंस के लिए ये मटीरियल लेवल कुछ और होगा, ठीक है, मेरे और आपके लिए वो मटीरियल लेवल कुछ और होगा। मेरे तो अगर यार कभी 10 रुपए भी ऐसे गिर जाते हैं ना, कभी होता है, ठीक है, तो ऐसे दुख रहता है दिन भर। तुम्हारे साथ होता है क्या ऐसा है, गुरप्रीत सर के साथ शायद 3,500 रुपए उनके कभी कहीं गिर गए थे, तो उनको बड़ा दुख था उस बात का। मतलब हर जने के लिए, मेरे लिए 10 रुपए होंगे, तुम्हारे लिए, तुम पैसे वाले लग तो रहे हो मेरे को, तो तुम्हारे लिए 500 रुपए, 1000 रुपए के नीचे अगर इधर उधर हो भी गए तो पता नहीं लगता। मतलब हर एंटिटी के लिए मटीरियलिटी, हर एंटिटी के लिए मटीरियलिटी अलग अलग हो सकती है। और हम ये भी सीखेंगे इस ऑडिटिंग में कि सर मुझे कैसे पता लगेगा किस एंटिटी की जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं उसके लिए कितना अमाउंट मटीरियल है, ये भी सिखाऊंगा मैं। तो मिसस्टेटमेंट अभी क्या समझना है हमें कि सर गड़बड़ियां हो सकती है, देखिए ठीक है, 100% एरर फ्री तो होगा नहीं, फ्रॉड फ्री हो सकता है, एरर फ्री तो 100% होगा नहीं। तो हमें इस बात का रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा किसकी वजह से होगा,
ड्यू टू फ्रॉड या एरर, ड्यू टू ये एफ इज व्हाट, फ्रॉड, ई इज व्हाट, एरर। ठीक है, या तो गड़बड़ियां, मिसस्टेटमेंट या तो फ्रॉड की वजह से होता है, किसी ने दिमाग लगाया गया है चलो गड़बड़ी करते हैं, या तो फ्रॉड की वजह से गड़बड़ी होती है, या फिर यार सच्ची इंटेंशन नहीं था, गलती से गलती हो गई। ठीक है, एरर की वजह से हो सकता है, जो भी है मिसस्टेटमेंट हुआ है। और ये मिसस्टेटमेंट छोटा मोटा होता तो हम फिर भी इग्नोर कर देते, लेकिन सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो आ जाओ बेटा, तो आ जाओ, तो आ जाओ, तो आ जाओ एक बार। पहला 2 नंबर के लिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? एज अ ऑडिटर जब भी आप ऑडिट करोगे आपको क्या ऑब्टेन करना है? सर रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। किस बात का रीजनेबल अश्योरेंस? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जस्ट लाइक अ वर्ब टाइप नहीं, financial statement as a whole are free from material misstatement. Immaterial misstatement never, प्रॉब्लम ही नहीं है। आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, और ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा किसकी वजह से होते हैं? फ्रॉड या एरर की वजह से होते हैं, और कोई तीसरा कारण ही नहीं है। क्या पहला वाला उद्देश्य तुम्हारे को क्लियर हुआ क्या? ऑडिटर का क्या उद्देश्य है? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर। प्लीज कर दो यहीं पे पॉज, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार, और बोलना जरूरी है, तभी ये चीजें आगे तक रिटेन होंगी। ठीक है, सीधी बात है ना यार, कोई पुराने गाने होते हैं, ठीक है, पुराने गाने होते हैं, आज कोई नया गाना है ना, अभी अभी है ना, देयर इज एक मूवी है, जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी हमारे कुछ दिन पहले ही है ना, एक मूवी आई है कॉल्ड एनिमल। ठीक है, आई हर्ड कि लोग इस मूवी के बहुत फैन है, और उसके कोई सॉन्ग है, 2 सॉन्ग है जो भयंकर फेमस है। तुम्हें पता है क्या वो सॉन्ग? तुमको पूरी लिरिक्स आती है क्या उस सॉन्ग्स की? पूरी। ठीक है, शायद नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं वही कोई पुराने गाने की बात करूं, ठीक है, मेरे जमाने वाले गानों की अगर मैं बात करूं, मुझे काफी सारे आज गाड़ी चलाते चलाते कोई पुराना सॉन्ग आ जाता है, होता है ना, हम पूरा गाना साथ साथ गा लेते। क्यों? क्योंकि सर इतने टाइम हो गया, हम इस चीज को इतनी बार बोल चुके हैं कि ऑटोमेटिकली हमें सोचना ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो शब्द आए जा रहे हैं हमारे मुंह से। और यही थ्योरी सब्जेक्ट में करने का तरीका है। तो तुम बोलोगे सर ऐसे ही तो रटते हैं, तो सुनो, हाँ क्रूड रियलिटी है, ये शब्द आईसीआई को चाहिए, तुम इसको रटना बोलो, मगा बोलो, कोई फैंसी वर्ड लगा लो, वर्ड यही लिखना पड़ेगा। और ये वर्ड रिटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कि जितनी बार बोलो। अब यार पुराने गानों की बात हो गई तो गाने कई सारे याद आने लगे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। आ जाओ, यहां तक का तुमको पहले याद करना है। टू ऑब्टेन reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud या error। अब सुनो, जो बच्चा पहले का पढ़ रहा है, जो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस वाला बच्चा है, और किसी कारण से वो आज यहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ है, ठीक है, उसको लगेगा ये तो आता है, और वो आगे जाने की कोशिश करेगा, तो रुक जा बेटा, यहां तक ही था पहले वाले कोर्स में, ये जो नीचे वाला है ना, ये पहले वाले कोर्स में नहीं था। ये नीचे वाला है ना, अभी मैं इसको वापस से वहीं पे लेके आ जाऊंगा, ये नीचे वाला पुराने वाले कोर्स में ये पार्ट नहीं था। क्या है ये पार्ट? कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। उससे होगा क्या? इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन that the financial statement are prepared in accordance with applicable FRF financial reporting framework। अब ये FRF का क्या नाटक है सर? देखो, आज तुम लोग को हम है ना, शायद सबसे पहले 11th में सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स बनाना सिखाए थे, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। उसमें आपके टीचर जी ने बोला था बेटा कैसे ही बना ले, कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक लिख, टू परचेज लिख, लेकिन ठीक है ऊपर नीचे भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में भी ऐसा ही कुछ बोला, लेकिन जहां पे जैसे ही कंपनी की बात हो, हाँ मास्टर जी एकदम से क्या बोले, अरे नहीं ये यही लिखना पड़ेगा। सर मैं लायबिलिटी लिख दूं? नहीं, लायबिलिटी से नहीं चलेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी ही लिखना पड़ेगा। ठीक है सर मैं शेयर कैपिटल लिख दूं? अरे शेयर होल्डर्स फंड लिखेगा, क्या बातें कर रहा है तू? सर पहले मैं नॉन करंट एसेट लिख देता हूं,
वो तो सही हो गया, पहले मैं करंट एसेट लिख देता हूं फिर मैं नॉन करंट एसेट लिखूंगा। अरे नहीं चलेगा, पहले तेरे को ये करना पड़ेगा नॉन करंट एसेट्स के बारे में, ठीक है, पहले टेंजिबल इंटेंजिबल ये सारी चीजें। ये फिक्स है क्या? तुम्हारे मास्टर जी ने बोला क्या कि ये फॉर्मेट याद कर, तेरे को ऐसे 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 ही करना पड़ेगा? क्यों बोला? क्योंकि सर कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, एक FRF यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क है। लेकिन वही सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं है, नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाली पार्टनरशिप का नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर LLP की बात करेंगे तो LLP के लिए फ्रेमवर्क बना हुआ है। तो कई सारी एंटिटीज हैं जिनके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तेरी जैसे मर्जी बेटा तू ऐसे कर। लेकिन यहां पे कंपनी आती है, अभी इंटर में तुम पढ़ रहे हो बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी फाइनल अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट्स। सर ने फॉर्मेट याद करवाए हैं तुम लोगों को, या करवाएंगे आगे, या करवा रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इन तरीके की एंटिटीज का तो यार ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, क्योंकि इनके लिए एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो इन पे एप्लीकेबल है। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी चेक करना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने। अगर फ्रेमवर्क है, नहीं है तो जैसे बने वैसे सही है। ठीक है, आ जाओ एक बार ये 2 नंबर वापस से अभी सिक्योर कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव है ऐसे 200 के हिसाब से टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud या error, thereby enabling the auditor to express an opinion। ऑडिटर का काम क्या? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड है ना, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है ये मन मर्जी से नहीं है, इन अकॉर्डेंस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। सर मैं एग्जाम में शॉर्टकट लिखूं? नहीं 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 लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि ये मुझे आपको पता है, हो सकता है एग्जामिनर को भी पता हो, नहीं पता हुआ तो फ्री फोकट में नंबर जाएंगे ना। अपन फुल फॉर्म लिखेंगे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, पूरा लिखेंगे। देयर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर, ठीक है, इनेबल क्या कर रहा है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, किस बारे में ओपिनियन? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी, किसने? ऑडिटर ने बनाया? नहीं नहीं सर, मैनेजमेंट ने बनाया। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहां पे हमारा 2 नंबर क्लियर हुआ। ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है ना वो क्लियर हो गया। पहले ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा क्या है? ठीक है सर, हमने ऑडिट कर ली पूरी, हमने गड़बड़ी वड़बड़ी लिखी, और हमारी जो राय है ना उस राय को हम अपने दिल में एकदम दबा के रखें। वही जो कोई पसंद था या पसंद थी, लेकिन क्या हुआ ना, हिम्मत नहीं हो पाई थी सर उसको बोलने की, ठीक है, इजहार नहीं कर पाए थे, और वो इजहार नहीं कर पाए तो कोई और ले गया। उस चक्कर में तुम्हें लगा ओहो हो मैं साइंस तो लिया नहीं, चलो कॉमर्स ले लिया है, अब क्या कर सकता हूं? अब सर मैंने है ना वो कौन सी मूवी देखी है, उसमें है ना वो बंदा है ना, वो बंदी कहीं और चली जाती है तो वो बंदा IAS बन जाता है, ठीक है, उसके बाद ठीक है वो IAS बन गया है, तुम भी कि सर हम भी CA बनेंगे, ठीक है, CA बनेंगे, तो तुम्हारे मन में जो प्यार है, अब CA बनने के बाद तुम उसको मन में कभी भी नहीं रखोगे। मैंने देखा था यार वो कौन सी सीरीज थी या क्या था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें उसके बाद वो बंदे का कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल है IAS बनने के बाद, ठीक है। पहले वो ऐसा डरा सहमा सा रहता था और एकदम से एकदम भौकाल हो रखा है, एकदम शानदार हो रखा है, ठीक है, इधर उधर कर देता है, संदीप भैया की बैंड बजा देता है। यही था क्या? संदीप जो भी है, तुम लोग को अगर पता है ना तो डांट पड़ जाएगी, तो ये सीरीज वीरीज छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। तो आ जाओ एक बार और, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड या एरर, देयरबाय इनेबलिंग द ऑडिटर, ठीक है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। और एक बार ये ओपिनियन बनाने के बाद आपको इस ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है, इजहार करना है, तो करना है सर आपको रिपोर्ट बनानी है। ये रिपोर्ट कौन सी है? ये रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन सी हुई बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। प्लस हमने रिपोर्ट तो लिख ली सर, हमने लव लेटर तो लिख लिया था, लेकिन क्या हुआ था ना सर, देने की हिम्मत नहीं हुई थी। तो भी वही सारा घटनाक्रम है, ठीक है, देने की हिम्मत नहीं सर। आज भी उस लेटर को फ्रेम करके, ठीक है, वो फूल के साथ किताबों में, ठीक है, दबा के रखा हुआ है। कभी वो पत्ते झड़ जाएंगे बेटा, कुछ होगा नहीं। तो रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को आपको देना भी पड़ेगा, कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। सर किसको कम्युनिकेट करें? जो भी ऐसे ने लिखा है,
ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं भाई कंपनी का ये ऑडिट रिपोर्ट तुम किसको दोगे, कि सर हम तो शेयर होल्डर को देंगे। लेकिन सरकारी कंपनी अगर है तो ये रिपोर्ट किसके पास जाएगी, सर C&AG के पास जाएगी। सर SBI वगैरह है जो सरकारी बैंक है, उसकी रिपोर्ट भी इनके पास जाएगी। RBI वगैरह के पास भी कोई रिपोर्ट जाती है, तो कई सारी ऑडिट्स जो होती हैं उनकी रिपोर्ट अलग अलग जनों के पास जाती है। और इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कौन सी रिपोर्ट किसके पास जाएगी। तो एक बार आप रिपोर्ट बनाओ, पहले तो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करो, फिर उसके हिसाब से आप रिपोर्ट बनाओ, और रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को आप कम्युनिकेट करो जैसा भी ऐसे ने बोला है, और उसमें वो ही लिखो जो आपके ऑडिट के दौरान पता लगा है। ऐसा नहीं हो कि ऑडिट में आपको बहुत सारी गड़बड़ियां पता लगी, लेकिन क्या हुआ था ना सर, वो CEO बड़े अच्छे लगे थे हमें, ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा हुआ, और आपने रिपोर्ट में अलग चीजें लिख दी। अरे क्यों लिख दी, वही लिखो जो आपको ऑडिट में मिला है, जो आपको फाइंड आउट हुआ है। तो ये वाला आपको याद हो ही गया। एक बार रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, रिपोर्ट करने के बाद कम्युनिकेट भी करना है जैसा भी ऐसे ने बोला, और वही कम्युनिकेट करना है जो आपको मिला है, ऑडिटर्स की फाइंडिंग के हिसाब से ही आपको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये हो गया था। इसको पढ़ाने से पहले एक बार यहीं पे रुक के, क्या तुम रिकॉल कर पाओगे, क्या तुम रिकॉल कर पा रहे हो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये नहीं है तो यहीं पे पॉज कर ले, वापस चले जा पीछे, वापस से याद कर। मैं चाहता हूं कि तू क्लास में जब ये टॉपिक पढ़े तो इसके बाद वापस उसको जल्दी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, वो होगा यहां पे रिप्रोड्यूस करो। तो आ जाओ कि सर हमने पढ़ा था, टॉपिक था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये ऑब्जेक्टिव सर जो हमने पढ़े थे ना, ये ऑब्जेक्टिव है ना, हमको ऐसे 200 ने बताए थे। किसने बताए भाई, सर ये हमको ऐसे 200 ने ये ऑब्जेक्टिव बताए। ये सर ऐसे 200 का नाम क्या था सर, कुछ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है, टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, ऐसे था। लेकिन ये नहीं भी याद रहे, जो याद रखना है वो रखना है, जो नहीं रखना वो चलेगा ना, वो भी मैं बता रहा हूं ना। तो ऐसे 200 ने बताया कि सर मेरे दो अनमोल रतन, ठीक है, ऑडिट के दो अनमोल रतन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दो। पहला, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना है सर, हमेशा हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। हमेशा हमेशा क्या ऑब्टेन करना है सर, रीजनेबल अश्योरेंस। क्यों सर, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिलेगा, नहीं क्यों नहीं मिलेगा, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। तो टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस किस बात का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है, ये पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना सर, वो फ्री है, ठीक है। फ्री किससे है, फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। छोटी मोटी मिसस्टेटमेंट का सर नाटक ही नहीं था हमें, हमें फ्री किससे है, ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट से है। और ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट सर किसकी वजह से होता है, हमेशा हमेशा ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू या तो इधर फ्रॉड या एरर की वजह से होता है। ये मटीरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से होगा, या तो फ्रॉड या एरर। अच्छा, टू ऑब्टेन क्या करना है, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। उससे क्या होगा सर, सर उससे होगा ये कि इनेबलिंग द ऑडिटर, क्या इनेबल कर रहा है, टू एक्सप्रेस। ऑडिटर का काम ही क्या है, एक ही काम है, एक्सप्रेस एन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। किस बात की ओपिनियन, कि भाई साहब जो भी एफएस आर प्रिपेयर्ड, आ या वर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एफएस जो बने हैं ना, ये किसके हिसाब से बने हैं, इन अकॉर्डेंस विथ फ्रॉड एरर नहीं, एप्लीकेबल, APP, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तुम शॉर्ट में जरूर लिखो, लेकिन बोलते टाइम फुल फॉर्म बोलो। शॉर्ट में लिखो, बोलते टाइम फुल फॉर्म बोलो। ये तो सर हमारा क्या हुआ, ये तो पूरा का पूरा हमारा जो है ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ। ये तो हमारा क्या हुआ सर, पूरा का पूरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ। थोड़ा उधर हो जा भाई, हो गया क्या, हाँ सेकंड के लिए जगह, तो सेकंड को दूसरे कलर से कर देते हैं, ठीक है।
ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा क्या? अच्छा ठीक है, हमने एक बार रीजनेबल अश्योरेंस ले लिया, उसके बाद क्या करें सर? रिपोर्ट करो ना, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सर ये रिपोर्ट बनाने के बाद इस रिपोर्ट को छुपा के रख ले? अरे नहीं रे, कम्युनिकेट भी करो। सर किसको दें, वो कौन बताएगा? ठीक है, एज पर एस ए ऐसे बताएगा। ठीक है, रिपोर्ट बनाओ, कम्युनिकेट करो। सर रिपोर्ट में मैं कुछ भी लिख दूं अपने मन से? नहीं 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 नहीं, इन अकॉर्डेंस विथ ऑडिटर्स फाइंडिंग्स। अगर तुम ये लिख पाए तो भैया खुश हो जाओ, भयंकर खुश हो जाओ कि तुम्हें ये टॉपिक आ गया, ये लिख पाए। सुनो, हर टॉपिक को ऐसे करते करते आगे चलो बेटा। फास्ट ट्रैक बैच है, आपसे हाथ जोड़ के, हाथ जो तुमको पास होना है ना, ठीक है, चुपचाप से ये काम करो। हाथ वाथ जुड़ा रहे हो यार सुबह सुबह हाथ में, ठीक है, वाइफ एक बहुत है ना हाथ जुड़वाने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ सर, माँ क्या बारे में है, भगवान के आगे, अरे एक बार शादी हो जाए बेटा, ठीक है, वो देवी खुश रहे। एक गाना भी था, छोड़ो चलो आ जाओ। क्या हम लोगों ने यही पढ़ा था? जी हाँ सर यही पढ़ा था, और यहां पे हमारे 4 नंबर का सवाल सॉल्व हो जाता है। तो वापस से, अभी नोट्स ही चल रहा है, ऐसे अभी मैटर नहीं आया। सर आपने बताया था 2 तरीके का अश्योरेंस होता है। सर एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब तो क्या होता है? गारंटी। अच्छा, ये हमने, क्या हमको पहले ही पता था कि 100% गारंटी यानी गारंटी इज एब्सोल्यूट अश्योरेंस? हाँ सर, ये बात तो हमको पहले से ही पता थी। तो ये आईसीआई भी बता रहा है कि सुनो देखो बेटा, 2 तरीके का अश्योरेंस, रीजनेबल और एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का तो मतलब गारंटी है, लेकिन रीजनेबल अश्योरेंस का इज नॉट इक्वल टू गारंटी। तो क्या होता है सर? अब 1 नंबर का आ गया 1 मार्क्स MCQ, ठीक है, कि रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? सर हाई लेवल गारंटी है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, गारंटी वर्ड तो लिखना ही नहीं है, सॉरी सॉरी। रीजनेबल अश्योरेंस क्या है? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है। तो हाई कितना है? सर 99.99 हो सकता है, 100 नहीं हो सकता। रीजनेबल अश्योरेंस हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, 100% ये नहीं है। क्या तुम लोग के उस स्टिकी नोट्स में तुम ये बात लिख लोगे बेटा कि रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस कभी 100% नहीं हो सकता? ये तो होता नहीं है, यह होता है, यह है 99.99 भी हो सकता है। Those who don't understand Hindi, what I have written, the reasonable assurance is never 100%. It could be as high as 99.99, but it could never be 100 वर्ड, यानी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि 100 होते ही ये क्या हो जाएगा? 100 होते ही ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस में, जिसका मतलब ही गारंटी होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बातें तुमको अच्छे से समझ में है? क्या तुम लोगों ने ऐसी चीजें जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो तुम्हें अभी मैं क्लास में समझा रहा हूं, प्लीज जैसे ही कोई चीज समझ में आ जाती है उसको अपने शब्दों में प्लीज स्टार्ट राइटिंग ना बेटा। यही तरीका है, यही तरीका है। सेकेंड लेक्चर है, बहुत धीरे चल रहा हूं, ठीक है, ताकि एक बार तुमको मेरा टेम्परामेंट समझ में आ जाए, तुम्हें आदत पड़ जाए कि पढ़ना कैसे है। हाँ हाँ, पढ़ना कैसे है ये आना जरूरी है। एवरी सब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट स्टाइल, हर सब्जेक्ट का अलग स्टाइल है पढ़ने का। मेरे सब्जेक्ट का, जिससे नंबर आते हैं, जिससे रैंक्स आती है, जिससे एग्जामिनेशंस आती हैं, ठीक है, जिससे हाईएस्ट नंबर आए हैं, वो तरीका ये है कि हर टॉपिक को अपने शब्दों में भी लिखोगे, हर टॉपिक को बोलोगे भी, और खड़े रहोगे। खड़े हो यार, फिर बैठ गए, इतनी देर हो गई, खड़े हो जाओ। अगर बच्चों के पेरेंट्स वगैरह आसपास है, पेरेंट्स तो चलो ठीक है, छोटे भाई बहन है ना, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है, इनकी चेयर वेयर ले जाओ। और गद्दे पे अगर बैठा है ना ये बच्चा, तो उसको, हाँ, गद्दे पे नहीं पढ़ना है कभी भी, ठीक है। नेवर सिट ऑन योर बेड, ठीक है। क्यों? एक तो बैक तुम्हें आज पता नहीं लगेगा, मेरे माँ बाप भी ये बोलते थे, ठीक है, गद्दे पे मत बैठेगा, हाँ, आपको क्या ही पता है। और आज सच्ची सच्ची
कमर की हालत खराब है तो गद्दे पे नहीं बैठना, जी हाँ जी हाँ हाँ, थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ऑलवेज चेयर टेबल पे बैठ के, ठीक है, चेयर टेबल के, आपकी टेबल के सामने कभी भी खिड़की नहीं होनी चाहिए थी, तो मेरे सामने वाली खिड़की में अगर चांद का टुकड़ा मिल गया ना, तो अफसोस ये है कि ऐसे हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है। कभी भी तुम्हारे सामने एक बड़ा सारा एक बोर्ड वोर्ड या चार्ट वार्ट लगाओ, उसमें अपने ऑब्जेक्टिव, अपने उद्देश्य क्या है, सीए बनना है, उसको 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 बताना है। इतना पैसा कमाएंगे या इतना नाम कमाएंगे, ठीक है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है, तो ये प्रूव करना है, ये प्लीज सामने रखो। खिड़की कभी नहीं, कभी नहीं। आ जाओ, अब हम आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं आईसीआई पे। किस पे आ रहे हैं? आईसीआई क्या कहना चाहता है, आईसीआई की मार्किंग कर रहे हैं हम चालू। क्या तुम्हारे हाइलाइटर्स सही है, तरीके से हैं? निकाल लो हाइलाइटर्स। तो आ जाओ, इस वाले में मैंने कुछ कलर कोडिंग की, लेकिन आगे नहीं करूंगा, आगे मैं यहीं पे बताऊंगा तुम लोग को साथ साथ में करना है। तो इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 200, जिसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर क्या, एक ए और दूसरा बी, 2 नंबर का ए 2 नंबर का बी। ए क्या है, क्या ऑब्टेन करना है भाई? हमें ऑब्टेन ही करना है रीजनेबल अश्योरेंस। अबाउट व्हाट? किस बात का अश्योरेंस चाहिए? रीजनेबल। अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम एमएम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से होता है? वेदर ड्यू टू फ्रॉड या एरर। देयर बाय से क्या होगा? इनेबलिंग द ऑडिटर, ऑडिटर को मदद मिलेगी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जो उसका अल्टीमेट काम है। ये काम हमने कहां पढ़ा था? ये हमने ऑडिट की डेफिनेशन में पढ़ा था। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन और वेदर financial statement are prepared in all material respect in accordance with an applicable financial reporting framework. ये पहला हुआ। दूसरा, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट, रिपोर्ट भी करना है। पहला ये हो गया कि सर रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट बनाने के बाद उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करना है एज रिक्वायर्ड बाय एसए, जैसा भी एसए ने बोला है। और जो भी आपको इन ऑडिटर्स फाइंडिंग्स में मिला है वो ही चीज आपको करनी है अपने मन से, ठीक है, उस रिपोर्ट को बदलना नहीं है। आगे क्या है? एनालिसिस है। ओके ओके, जैसे डेफिनेशन की एनालिसिस हुई थी, मतलब अगर आईसीआई को ये आंसर चाहिए, जो आईसीआई को ये आंसर जनरली नहीं चाहिए होता है, और अगर चाहिए तो भी हमें पता है कि एनालिसिस में कुछ नहीं होता सर, जो चीजें ऊपर पड़ी है उसी को, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, अपने शब्दों में लिख दिया जाता है, जी हाँ वही करना है, जितना कम एफर्ट लगे उतना बेटर है ना अपने। तो एनालिसिस में अगर तुमको पीछे वाला कंटेंट याद है तो ये अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ये बात लिख लो कि अगर ये पहले ऑब्जेक्टिव्स याद है तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। ये बात हम लोगों ने कल भी देखी थी जब हम लोगों ने क्या किया था, डेफिनेशन की थी। तो एनालिसिस देखते हैं क्या बोल रहा है। Analysis of the above brings out the following clearly. Auditor's objective is to obtain a reasonable assurance whether the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud या error. ठीक है, ये तो पूरी बात है। Reasonable assurance is to be distinguished. Okay. Reasonable assurance को distinguish करना है from absolute assurance. Absolute assurance is a complete assurance or a guarantee. Absolute assurance, ये भी पढ़ लिया, that the financial statement are free. Are free. ये गारंटी है। मैंने वो जो लिखा था ना अपन लोगों ने, गारंटी दी थी ना, ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी ना, कहां गई वो ऑडिट रिपोर्ट? ये ठीक है, ये 100% गारंटी, ये है एब्सोल्यूट अश्योरेंस आपका। तो are free from material misstatement, however reasonable assurance is not a complete guarantee, although complete नहीं है तो क्या है सर? ये high level of assurance है, but it is not complete assurance। पढ़ लिया इसको भी। Audit of financial statement is carried out by the auditor with professional competence and skills। हाँ, CA कर रहा है, professional competence and skills है, in accordance with standards on auditing। Audit procedures are applied in accordance with essays or essays. Audit evidence is obtained and evaluated. On basis of that, conclusions are drawn and opinion is formed. Okay. It leads to high level of assurance, which is called reasonable assurance, but it's not. सर ये क्या बोल गया, ये यहाँ पे क्या बोल गया? बेटा ये ऐसे ने गलती कर दी है कि तुमको पहले चैप्टर के कुछ इनिशियल टॉपिक्स के अंदर ही ये वाले वर्ड्स बता दिए। ये वर्ड्स क्या है? ये वर्ड्स पूरी ऑडिट, एक आध चैप्टर और हो जाएगा ना, एक आध नहीं, ठीक है,
थोड़े चैप्टर हो जाएंगे तो मैं ऑडिट का पूरा तरीका तुम लोग को बताऊंगा। वो तरीका क्या होगा, ठीक है, आज के लिए ये तरीका नहीं है, लेकिन अगर तुम बच्चे ये वाली चीज, अगर तुम ये वाली चीज बाद में वापस से देखोगे ना, तो जो अभी मैं चार्ट बनाऊंगा ना, ठीक है, ये आज के लिए नहीं है, ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए नहीं है, ये जब आप वापस से रिवीजन कर रहे हो तो उसको, उसके लिए ये चार्ट है कि अच्छा ये बोलना चाह रहा था क्या, ये तो आता है हमको, अब ये क्या है कि सर हमें ऑब्टेन करना है, हमें रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना है। अब ये रीजनेबल अश्योरेंस हम ऑडिट करके ही ऑब्टेन करेंगे, है ना, वो किस बात का है वो छोड़, वो आगे का गाना भी नहीं गाना, हमें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा कैसे तुम लोगों को, ठीक है, रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा कि सर कोई थाली में सजा के लाएगा आपके लिए ओपिनियन कि देखो ऑडिटर साहब हम मैनेजमेंट बोल रहे हैं, हमने आपके लिए है ना आपका काम आसान कर दिया है, हमने पूरी की पूरी ऑडिट कर दी है, हमने पूरा का पूरा ऑडिट रिपोर्ट बना दिया है, आप तो सिर्फ इस पे क्या कर दीजिए, आप तो सिर्फ इस पे साइन कर दीजिए। क्या ये चलेगा? क्या तुम जिस मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है उन्होंने ही ऑडिट कर दी उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, इंडिपेंडेंट होगा क्या वो? ठीक है, उन्होंने तुम्हारे लिए रिपोर्ट बना दी, तुम गारंटी लोगे, तुम उस पर अपना रिपोर्ट साइन करोगे कि हाँ मैनेजमेंट ने गलत थोड़ी किया होगा, अच्छे लोग हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत, ठीक है, मेहनत क्या करनी पड़ेगी, हमें रीजनेबल अश्योरेंस लेने के लिए हमें चाहिए, हम पहले लगाएंगे, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करना होगा मतलब ऑडिट करनी पड़ेगी, ऑडिट करनी होगी। ऑडिट कैसे करते हैं भैया, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं। हाँ, जैसे ही कोई पुराना बच्चा है उसको, अरे वो खुश हो गया होगा ना, यहाँ पे ये आता है ये आता है ये आता है मेरे को, देखो सुनो, ऑडिट करना, ऑडिट करना मतलब क्या करना, ऑडिट के प्रोसीजर्स लगाना। इन प्रोसीजर्स को मैं प्यार से, बहुत ही प्यार से मैं कहता हूं ऑडिट के हथियार, हथियार यानी वेपन्स, ठीक है, ऑडिट के हथियार, ये ऑडिट प्रोसीजर्स जो है ना 7 प्रोसीजर्स है, ठीक है, ये 7 प्रोसीजर्स होते हैं, ये 7 हथियार तुम्हें मिलते हैं, इन 7 हथियारों को यूज करके तुम ऑडिट करते हो। ये आज के लिए, फिर बोल रहा हूं पहली बार पढ़ रहे हो ना, थोड़े से आगे हो जाओ, जब मैं ये वाली स्क्रीन से चला जाऊं ना उसके लिए अभी कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जिनका रिविजन चल रहा है, फास्ट ट्रैक बैच है, तो मैं वो भी मानता हूँ एक काफी संख्या में बच्चा वो भी होगा जिसको ऑडिट का थोड़ा बहुत आइडिया है, वो अभी तक पकड़ा होगा ना कि क्या ही पढ़ा रहे हो, आता है सर आता है गुरु हमको ये आता है, लेकिन ठीक है, ऑडिट करनी होगी यानी ऑडिट के प्रोसीजर लगाने होंगे। प्रोसीजर लगाने से क्या फायदा होगा, प्रोसीजर लगाने से, ठीक है, वो याद है, सफिशिएंट प्लस एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त हो सकते हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल भी जाए। ये वर्ड्स कल आए थे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको ऑडिट प्रोसीजर लगा के कोशिश करनी है क्या मिल जाए आपको, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, सारे एविडेंसेस का निचोड़ निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, सारे जो भी कंक्लूजन है, हर एविडेंस का अलग अलग कंक्लूजन होगा, सारे कंक्लूजन्स का आपको करना है इवैल्यूएशन, इकट्ठा करना है, और इस इवैल्यूएशन के बाद, कलर खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है, क्या कलर लें, ठीक है, इवैल्यूएशन के बाद फॉर्म करनी है ओपिनियन, ठीक है, और फॉर्म एक बार हो गई ओपिनियन, तो फॉर्म हो गई तो भैया रिपोर्ट कर दो, उस ओपिनियन को रिपोर्ट कर दो। ये पूरी ऑडिट होती है जो आज नहीं करनी है, लेकिन ये सारी चीजें, क्योंकि ऐसे ऐसे गलती हो गई सर, ऐसे आने की गलती तो आपने क्यों की, बट फिर तुम बोलोगे कि सर पूरा का पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यही वाली बातें यहाँ पे लिखी है, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट के हथियार, क्या ऑडिट प्रोसीजर वर्ड आया कहीं ना कहीं, ये आया ऑडिट
प्रोसीजर वर्ड, ठीक है। ऑडिट के हथियार आर अप्लाइड, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाए सर, ये मिल जाए क्या, ऑडिट एविडेंस। सब सर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं लिखा, लेकिन मैंने तुम लोग को बोला था जब भी ऑडिट एविडेंस चाहिए वो कैसे चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट चाहिए। इज ऑब्टेन्ड और उसके बाद उसको इवैल्यूएशन होता है, और उस ओपिनियन, ये इवैल्यूएशन, ये कंक्लूजन वर्ड लिखा हुआ, कंक्लूजन इवैल्यूएशन, ओपिनियन फॉर्म किया जाता है, और फॉर्म करने के बाद उस ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है। ये शब्द जो दिए हुए हैं ना बेटा, उसकी वजह से ये वाली चीज है, लेकिन ये सेकंड टाइम वालों के लिए, फॉर सेकंड टाइम रिविजन, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं। read this while revising, while ठीक है, not the first time। फर्स्ट टाइम पे आपको ये नहीं करना है, रिवीजन के टाइम पे ये करना है, तभी इसका मतलब समझ में आएगा। पढ़ाया क्यों है, ताकि जो ऐसा ने गलती कर दी कि ये वाले शब्द तुमको अभी दे दिए, तो इन शब्दों का मतलब तुम्हें पता लग सके। तो आ जाओ मिस्टर, ये एनालिसिस ही चल रहा है भाई, ये एनालिसिस ही चल रहा है अभी तक भी। तो मिसस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अकर, या तो फ्रॉड की वजह से हो सकता है, या एरर, या दो फ्रॉड भी हो गया, एरर भी हो गया। द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज्ड बाय फ्रॉड एरर। ही हैज टू सी effect of misstatement on financial statement as a whole, यानी in totality, यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस जितनी भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटलिटी में देखना है, इंडिविजुअल पे नहीं देखना, एज अ होल को मैंने तुम लोग को इसीलिए पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा, obtaining reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement enables the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with an applicable FRF। देखो वही चीजें बस अलग अलग पॉइंट करके लिख दिया। The opinion is reported and communicated in accordance with audit finding, through a written report as required by standards on auditing। You would be studying about these in subsequent part। तो यार आगे क्यों यहाँ पे क्यों दे दिया, चलो ठीक है। नया टॉपिक जो है वो है आ गया, वो क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या इंक्लूड होता है स्कोप में, हम देख रहे हैं बेटा कि सर क्या इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि यहां पे क्या इंक्लूड हो रहा है वो हम देखेंगे। और अब कहां चला गया, हाँ, इसी स्कोप में हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। तुम्हारे दिमाग में अभी से ही ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि सर स्कोप में कुछ चीजें इंक्लूड होगी और स्कोप में कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। सर ये स्कोप क्या होता है, सर ये स्कोप क्या होता है। स्कोप का मतलब है रेंज और रीच, और जिसको मैं बड़े प्यार से मैं बोलता हूं औकात। दायरा, ठीक है। चलो और तो क्या लिखते हैं, मतलब क्या, सुनो भाई, ऑडिट अलग अलग होती है। ऑडिट, अब सुनो, अगर किसी को ये बात देखना है ना, इसको अलग से तुम अपने वो पोस्ट इट में लिखते जाओ। स्कोप का मतलब क्या, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर ऑडिट अलग होती है। आज कंपनी की अगर अपन ऑडिट करेंगे ना बेटा, उसमें हम बहुत सारी चीजें हमको चेक करनी पड़ेगी, बहुत चीजें, कई सारी चीजें तो लॉ में लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है कि भैया ये ऑडिटर तेरे को ये काम करना पड़ेगा, ठीक है।
ये लेकिन कंपनी के लिए। लेकिन वहीं पे अगर एक सोल प्रोप्राइटर की ऑडिट होना, तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें चेक करें। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर के लिए मेरे को बताओ, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है इनडायरेक्ट मेथड से? नहीं सर, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक कंपनी के लिए जरूरी है। तो कंपनी में हमारे ऑडिट में हम वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे, लेकिन वहीं पे एक सोल प्रोप्राइटर है तो शायद हम नहीं भी चेक करें, चलेगा। मतलब हमारा दायरा ऑडिट की होगा कि यार क्या क्या चीजें चेक करनी है, क्या क्या चीजें चेक नहीं करनी है, रेंज क्या है ऑडिट की, कितनी चीजें देखनी है, कितनी नहीं देखनी, ये बताता है स्कोप। ठीक है, ऑडिट का स्कोप। एज अ ऑडिटर, सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एज अ ऑडिटर मैं चाहूंगा कि ऑडिट का स्कोप जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो। ऑडिट का स्कोप ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, क्योंकि जितना बड़ा स्कोप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, प्लीज लिख लो, कि जितना ज्यादा स्कोप होगा, जितना ज्यादा बड़ा स्कोप होगा, स्कोप में जितनी ज्यादा चीजें आएंगी, उतना ज्यादा अश्योरेंस मिलेगा। जितना ज्यादा चीजें हम चेक करेंगे, उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि चीजें सही चल रही है या बुरी चल रही है। हमने एक ही चीज चेक की, बाकी चीजें मैनेजमेंट ने बोला हम तो नहीं चेक करने देंगे। अब जैसे मैनेजमेंट ने ये बोल दिया, तो यार हमारे मन में सर कुछ तो गड़बड़ है, शायद शायद। अब वो रीजनेबल अश्योरेंस बहुत कम हो जाएगा, हमें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए, वो कम हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा बड़ा स्कोप, उतना ज्यादा आपको रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा, ये है स्कोप। तो एज अ ऑडिटर हम क्या चाहेंगे, हमेशा स्कोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ो, क्योंकि हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा फीस भी ले पाएंगे। हाँ, तुमको पैसे की बात समझ में आती है ना, कि जितना ज्यादा स्कोप होगा ना, हम उतने ज्यादा सर हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया है, तो लाओ हमको इन सबके पैसे दो। सर हमने तो बोला ही नहीं था, सिर्फ यही करने के लिए बोला था, तो सर हमको रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं मिल रहा है, हमको चीजें गलत लग रही हैं। ठीक है, ऐसे कर, ये नॉर्मल चीजें हैं। तो एज अ सीए, एज अ ऑडिटर, आपको क्या करना है कि सर स्कोप बड़ा से बड़ा रखना है। स्कोप कौन डिसाइड करेगा? कई जगह कानून डिसाइड कर देता है, जहां कानून नहीं होता, जहां एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं है, वहां पे क्लाइंट और ऑडिटर मिल के डिसाइड कर लेते हैं। तो स्कोप के अंदर क्या आएगा? स्कोप का मतलब आपको समझ में आ गया? पर्पस ऑफ ऑडिट, enhance the degree of confidence of the intended user of फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कौन थे ये इंटेंडेड यूजर? वही थे सर, कल ही पढ़ा था, शेयर होल्डर थे, एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं, एम्प्लॉय को पता लगे सैलरी वैलरी का, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंकर, ये सभी इंटेंडेड यूजर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। कौन है ये लोग? ये सभी इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सभी लोग। ठीक है, अब स्कोप ज्यादा से ज्यादा बड़ा उतना बेटर, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगा। स्कोप ऑफ ऑडिट, एग्जाम में भयंकर बार ये सवाल आ चुका है, वापस से आने की संपूर्ण संभावना रहती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्कोप अभी के अभी याद करना है। पहला स्कोप क्या है कि सर जब आप स्कोप का डिसीजन ले रहे हो, जब भी आप स्कोप को डिसाइड कर रहे हो, ऐसे स्कोप बनाओ कि आप एडिक्वेटली कवर कर सको सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ये एस्पेक्ट को सर आपने ब्लॉक लेटर्स में क्यों लिखा है? देखो यार, अलग अलग तरीके की एंटिटीज है, मैं दो एंटिटी की बात करता हूं। मैं एक एंटिटी की बात करता हूं जहां पे एक वही किराने की दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है। एक ग्रोसरी स्टोर के लिए उसके क्या क्या चीजें होंगी सर? एक परचेज डिपार्टमेंट होगा कि माल कहां से खरीदना है, ठीक है। दुकान होगी, डीमार्ट की बात कर लेते हैं सर, उनका एक डेडिकेटेड परचेज डिपार्टमेंट है कि कहां से कौन सा माल खरीदना है, किस क्वालिटी का माल खरीदना है, किस रेट का माल खरीदना है। फिर एक सर उनका लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो इस माल को कहां कहां कैसे कैसे अलग अलग स्टोर में देके जाना है। फिर उनके क्या खुद के स्टोर्स वाले डिपार्टमेंट है कि हर स्टोर से कौन सा माल कितना निकल रहा है, कौन सी शेल्फ खाली हो रही है, ठीक है। मार्केटिंग वगैरह ये लोग ज्यादा करते नहीं है। तो चलो मेजरली डीमार्ट के लिए 3 हो गया। क्या क्या लिख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला हमने लिया डी, ठीक है, डीमार्टी, ठीक है। डीमार्टी जो है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए क्या क्या डिपार्टमेंट्स हो गए इस कंपनी के लिए? सर एक डिपार्टमेंट तो हो गया परचेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट इसके लिए हो गया लॉजिस्टिक्स, और भी होंगे, लेकिन तीसरा डिपार्टमेंट इसके लिए हमने क्या किया? स्टोर्स।
ठीक है 3। लेकिन चलो मैं किसी और का नाम क्यों ही लूं, मैं अपनी कंपनी का नाम लूंगा। ठीक है, अपनी कंपनी तो मेरे को कुछ दिक्कत देगी नहीं। मैं दूसरी कंपनी लेता हूं, पीडब्ल्यू। ठीक है, पीडब्ल्यू का बात करें तो इनके डिपार्टमेंट क्या होंगे बेटा? हमारे लिए कोई परचेज डिपार्टमेंट है क्या? नहीं सर। हमारे लिए परचेज हम क्या करते हैं, थोड़ी स्टेशनरी वगैरह परचेज कर लेते हैं, ये टीवी भी परचेज कर लेते हैं, टीचर परचेज कर लेते हैं। अरे नहीं टीचर नहीं, ठीक है टीचर जी हाँ जी हाँ। लेकिन हमारे लिए क्या क्या डिपार्टमेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, एकेडमिक्स। एकेडमिक्स कंटेंट। अब ये कंटेंट कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, एक ये डिपार्टमेंट है। दूसरा हमारे लिए जो डिपार्टमेंट है वो क्या है? वो है ऑनलाइन ऐप, वेबसाइट। डीमार्ट ने कोविड में स्टार्ट किया था बेटा, एक बार डिलीवरी ऐप बना के फिर बंद कर दिया कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए रे ये फालतू गिरी, आओ हमारे स्टोर पे और लेके जाओ। क्योंकि अगर ऐप पे करते हो तो जितनी चीजों की जरूरत होती है उतनी ही करते हो, लेकिन अगर स्टोर में जाते हो तो जो चीज जरूरत नहीं भी होती है वो भी खरीद के जाते हो। सर इसमें 1+1 था इसीलिए खरीद लिया, एंड दैट्स द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, हमारे यहाँ पे 1+1 मिलता है, एक बैच लो दूसरा बैच फ्री है। May 24 लो, November 24 फ्री। सर नहीं चाहिए, हमारा बच्चा बोलेगा 1+1 फ्री नहीं चाहिए, May 24 में निकालना है, हमको 1+1 नहीं चाहिए। तो हमारे लिए ये वाला मार्केटिंग टैक्टिक्स ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा हमारे लॉजिस्टिक वगैरह नहीं है, लेकिन हमारे लिए है बेटा स्टूडियो। अब जैसे इनके स्टोर है, हमारे लिए स्टूडियो है जहां पे मैं ये खड़ा हूं ना। ठीक है, अभी स्टूडियो पर्सन है, नहीं तो ये कैमरा उतार के मैं तुमको पूरा स्टूडियो दिखाता। ठीक है, इस तरीके से स्टूडियो है। तो क्या क्या दोनों कंपनियों की ऑडिट अलग अलग होगी? ऑडिट करने के तरीके अलग होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये चीजें होती है स्कोप के अंदर। तो जितने भी एस्पेक्ट है एंटिटी के, ये सारे क्या लिखे थे मैंने, ये एस्पेक्ट्स लिखे थे। ठीक है, फाइनेंस एचआर तो हमारे सबके होते ही है, तो ये डिपार्टमेंट्स होंगे, सारे एस्पेक्ट्स को एडिक्वेटली कवर करें। ठीक है, जब भी एंटिटी की ऑडिट करें सारी चीजों को आप चेक करें, जहां से भी क्या मिल सकती है आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो पहला, रिपीट, कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। एस्पेक्ट्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि एंटरप्राइज के एस्पेक्ट्स होते क्या क्या हैं। ठीक है, लेकिन पहला काम क्या करना है कि जब भी आप स्कोप बनाएंगे, कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट। जब भी, जैसे मैंने बोला, टू ऑब्टेन, रिपीट कर दो, मेरे को आवाज चाहिए, रिपीट कर दो, आवाज चाहिए। टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करना होता है हमेशा एज अ ऑडिटर, मेरे को क्या ऑब्टेन करना होता है? टू ऑब्टेन reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion that the financial statement are prepared in accordance with applicable FRF। ये हमारा गाना होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा रैप होना चाहिए। इस तरीके से गाने गाते जाओ ऑडिट के और तुम शानदार शानदार नंबर से पास होते जाओगे। तो कवर एडिक्वेटली, कवर एडिक्वेटली, जब भी आपको कवर करना है स्कोप के अंदर, एडिक्वेटली ऐसा स्कोप बनाओ कि एंटरप्राइज के जितने भी एस्पेक्ट है सारे कवर हो जाए। फिर जो भी, क्योंकि ऑडिट हमेशा किसकी होती है बेटा? ऑडिट होती है हमेशा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। ऑडिट किसकी होती है? ऑडिट हमेशा होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, कि जो भी वित्तीय सूचना, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भरोसे लायक हो, रिलायबल हो, झूठे नहीं हो। क्योंकि इंफॉर्मेशन झूठी हो गई तो हमारी पूरी की पूरी ओपिनियन जो होगी, जो हमको बनानी है, वो पूरी की पूरी ओपिनियन गलत हो जाएगी ना। तो जब भी, जिस भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आप भरोसा, वो भरोसे लायक हो, रिलायबल हो और सफिशिएंट हो, जितनी चाहिए उतनी हो। एंड रिलायबिलिटी, क्या ये रिलायबल है या नहीं, सफिशिएंट है या नहीं, इसका जजमेंट आपको कैसे करना है? आपको स्टडी करना है अकाउंटिंग सिस्टम। हर एंटिटी का एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है। कोई एंटिटी है जो सिर्फ पर्चे पे होते हैं ना, किराने की दुकान वाले, तो हमने माल बोला एक, ठीक है, रफ पर्ची बना के दे दिया। ठीक है, डीमार्ट जाओ वो पर्ची बना के देगा? नहीं सर, वो सारी चीजें स्कैन करता है, स्कैन करते ही वो बिल बन जाता है, उनकी इन्वेंट्री वगैरह अपने आप पता उनका अपडेट हो जाता है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कि ये वाली इन्वेंट्री खत्म हो गई है। परचेज डिपार्टमेंट के बाद अपने आप चला जाता है कि सर ये वाले नया परचेज की जरूरत है या नहीं करेंगे इस वाली चीजों को परचेज, ये ऑटोमेटेड है। तो क्या उनका अकाउंटिंग सिस्टम है, स्टडी करना है, असेस करना है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद आज तुम उसको, पहला बार जो बच्चा बैठा हुआ है वो पहली बार वाला बच्चा शायद उसके इतनी इज्जत नहीं दे पाए, लेकिन अगर कोई पुराना बच्चा बैठा है वो अरे आ गया,
आ गया, यही है वो दुष्ट जिसने जिसने बैंड बजा दी थी पिछले अटेम्प्ट में। चैप्टर 4 इंटरनल कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, पिछली बार की बात कर रहा हूं, इस बार का नहीं। तो तुमको क्या करना है, पहला वाला कैरी आउट हो गया, कैरी कवर एडिक्वेटली हो गया, कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। दूसरा क्या कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कैसी चाहिए, रिलायबल एंड सफिशिएंट। और क्या वो रिलायबल सफिशिएंट है या नहीं, इसका जजमेंट तुम कैसे करोगे कि यार जितनी इंफॉर्मेशन है ये भरोसे लायक है, जितनी चाहिए उतनी है, जजमेंट कैसे करोगे, बाय स्टडिंग एंड असेसिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल एंड कैरिंग आउट टेस्ट इंक्वायरी। ठीक है, टेस्ट करोगे, इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी प्रोसीजर्स लगाओगे, ये काम करके तुमको पता लगेगा। ये ऑडिट प्रोसीजर्स की बात हो रही है। कैरी आउट क्या है, मैंने बताया था आईसीआई को लगा पहला चैप्टर है, तो अभी बच्चों को क्या करते हैं हम ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में नहीं बताते, लेकिन तुम लोग को पता है सर 7 प्रोसीजर होते हैं जिसमें कुछ टेस्ट होंगे, कुछ इंक्वायरियां वगैरह होंगी, इन्हीं को ऑडिट प्रोसीजर्स बोला जाता है। तो इनको कैरी आउट आपको करना है। क्लियर, पक्का पक्का। पहला पहला स्कोप याद होगा, कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। दूसरा आपको क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रिलायबल सफिशिएंट है, और इसका जजमेंट कैसे करोगे, सर स्टडी करेंगे, स्टडी करेंगे और असेस करेंगे। किसको स्टडी करोगे, एंटिटी में, सर एंटिटी के हम अकाउंटिंग सिस्टम को करेंगे और इंटरनल कंट्रोल को करेंगे। नया बच्चा जिसको इंटरनल कंट्रोल नहीं पता उसके बारे में मैं बताऊं तो भैया तुम लोग घर से जब जाते हो, कहीं घूमने फिरने जाते हो, घर पे ताला लगाते हो, हैं, ताला क्यों लगाते हो, सर ताकि कोई चोरी नहीं कर पाए। तुमको लगता है वो इतना सा ताला, ठीक है, कोई चोर के लिए बहुत बड़ा टेंशन है, सर तो क्या हो गया, हमने डॉग भी लगाया, हमने है ना कैमरे वगैरह भी लगाए हमने, सर हमारे घर के बाहर गार्ड भी बैठता है, और हम क्या अपने पड़ोस वाली आंटी को बोल के जाते हैं, वो आंटी का काम ही यही है कि वो दिन भर है ना, कौन आया, आपको पता है भाभी जी कल रात को ये 2 बजे आया था, ठीक है, और भाभी जी ने, आपकी मम्मी ने आपको कूट दिया, ठीक है, कि यार मम्मी पिट गया। क्यों पिट गया, क्योंकि आपकी मम्मी ने एक शानदार इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है। कौन, पड़ोस वाली नेबरहुड आंटी, जिनका और कोई काम नहीं है, बस पंचायतियां उनका काम है। तो ये है कंट्रोल्स। कंट्रोल कौन लगाता है, कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है। कंट्रोल कौन लगाता है, कंट्रोल लगाता है मैनेजमेंट। ताकि ये ताले चाबी क्यों लगाते हैं, तो हमारे घर वाले लगाते हैं, क्यों, ताकि सर गड़बड़ी होने के रिस्क कम से कम हो। ऐसा तो नहीं है, ठीक है, अगली बार जब हम आए, ठीक है, वो आंटी को एक बार, ठीक है, बाइक चलाते हुए आंटी के पास ऐसे जोर से बाइक निकाली कि आंटी डर गई, आंटी को समझ में आ गया, ये मैं तुम लोग को सिखा नहीं रहा हूँ क्या करना है, हाउ टू टेक केयर ऑफ द पड़ोस वाली आंटी, ठीक है, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसे कि ओ आंटी, ठीक है, हाँ आप जानते नहीं हो मेरे को, तो अगली बार आंटी संभल के रहेंगी। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो आपके घर वालों ने ऐसे कंट्रोल्स लगा के रखे हैं ताकि रिस्क जो है ना, रिस्क है ना, तू रिस्क है बेटा, ठीक है, रिस्क किस बात का होता है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तू भाई 10 बजे आ जा, 10:30 बजे आ जा, ये इमटीरियल मिसस्टेटमेंट है, तू 2 बजे आएगा रोज, ठीक है, फिर तो कुटाई होनी है ना बेटा। तो रिस्क की मटीरियल मिसस्टेटमेंट है ना, चाहे फ्रॉड या एरर की वजह से, ठीक है, वो कम से कम हो, ये इसके लिए मैनेजमेंट क्या लगाता है, कंट्रोल्स लगाता है इंटरनल, ठीक है, डॉगी रखता है, कैमरा लगाता है, पड़ोस वाली आंटी को रख लेता है। तो आपको इन्हीं अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी और इवेल्युएट करना है, और इन्हीं पर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, इंक्वायरियां वगैरह करनी है। क्या दूसरा वाला याद हुआ, दूसरा वाला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए, हमेशा सफिशिएंट एंड रिलायबल चाहिए, हमेशा सफिशिएंट एंड रिलायबल चाहिए। कैसे पता लगेगा जजमेंट इसका कि क्या ये सफिशिएंट रिलायबल है या नहीं, ये पता लगेगा जब आप स्टडी और असेस करोगे। किसको स्टडी और असेस करोगे, सर अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी और असेस करेंगे, फिर उन पे क्या करेंगे सर, कैरी आउट करेंगे। क्या सर, टेस्ट इंक्वायरियां यानी ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करेंगे। एक काम करते हैं, इसको है ना अभी से दो एक बार कर लिया, स्कोप को हम यहीं पे रिवाइज भी करते जाते, दो दो को अपन छोटा छोटा रिवाइज करते, एक साथ सारे के सारे स्कोप याद करोगे शायद याद नहीं भी हो, तो छोटा छोटा अपन इसको क्या करते, रिवाइज करते जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में औकात मत लिख के आना, रेंज ऑफ ऑडिट, ठीक है। कीवर्ड क्या हुआ, स्कोप हमारा कीवर्ड हो गया। पहला स्कोप क्या है, कवर एडिक्वेटली ऑल
एस्पेक्ट्स एंटरप्राइज के सारे एस्पेक्ट को एडिक्वेटली अपने को कवर कर लेना है। ठीक है, एस्पेक्ट्स का अपन ने एग्जांपल ऑफ एस्पेक्ट्स अपन यहां पे लिख देते हैं। क्या पढ़ रहे हो भाई? एग्जाम्पल ऑफ एस्पेक्ट्स आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो। तो कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। उसके बाद फाइनेंशियल इन्फो आपको कैसी चाहिए? सर हमेशा मेरे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिलायबल और सफिशिएंट चाहिए। हमेशा मेरे को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? रिलायबल, सफिशिएंट। इसका जजमेंट कैसे होगा सर? इसका जजमेंट कैसे होगा कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो रिलायबल, सफिशिएंट है या नहीं? ठीक है सर, आपको दो काम करने हैं। एक तो स्टडी प्लस असेस। किसको स्टडी और असेस करोगे? सर एक तो मैं अकाउंटिंग सिस्टम को करूंगा और पड़ोस वाली आंटी को, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करूंगा। उसके बाद सर उन पे मैं क्या करूंगा? कैरी आउट करूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? ऑडिट प्रोसीजर्स। क्योंकि आगे एग्जाम में, आगे भी तुम एग्जाम में भी ऑडिट प्रोसीजर लिखो, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। आगे तुम्हें पता लगेगा ये टेस्ट, इंक्वायरियां वगैरह सब कुछ क्या है? ऑडिट के प्रोसीजर ही है। दो अभी किए थे, क्या तुम लोग दो को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो? क्या दो को अगर कर पा रहे हो तो तीसरे पे आते हैं वापस से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन हमेशा अपने को कौन सी चाहिए ऑडिट के अंदर? हमेशा हमेशा अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्योंकि ऑडिट होता है, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन मेरे को अभी अभी सर आपने बोला था रिलायबल चाहिए, सफिशिएंट चाहिए, उसके साथ साथ अपने को चाहिए रेलेवेंट। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। जो वही है यार, कई बार होता है कि अपन देखते हैं ना, अपन ने किसी से कोई बात पूछी, उसने वो बात नहीं बताई, बाकी सारी की सारी इधर उधर की बात बता दी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है यहाँ पे कि सर हमने एक सवाल पूछा था, बस वो जवाब नहीं आया, ठीक है, उस जवाब के अलावा सब कुछ बोल दिया आपने, बस वो वाला। इतनी सारी इररेलेवेंट, इतनी सारी इररेलेवेंट जानकारियां क्यों देते रहते हो? ठीक है, इतनी सारी इररेलेवेंट जानकारियां क्यों देते रहते हो? अच्छा, तुम्हें जानकारियां इररेलेवेंट लग रही हैं, मतलब तुम्हें जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए? रेलेवेंट चाहिए। जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें क्या चाहिए भाई? वो इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए रेलेवेंट। तो अभी तक अपने को इंफॉर्मेशन के बारे में पता लग गया कि सर रिलायबल चाहिए, सफिशिएंट चाहिए, साथ में रेलेवेंट भी चाहिए, इररेलेवेंट नहीं चाहिए, इररेलेवेंट नहीं चाहिए। और ये प्रॉपर्टी, अरे यार प्रॉपर्टी की बातें चल रही है। प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है क्या? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड है क्या? कैसे? ये सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली समराइज किया गया है, सारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को समराइज्ड किया गया है, कंसिडर किया गया है। वो सारे जजमेंट्स जो मैनेजमेंट ने लिए थे, देखो यार मैनेजमेंट बहुत सारे जजमेंट लेता है, इसके कुछ एग्जांपल मैं जैसे आपको दे देता हूं। ठीक है, प्रोविजन कितना बनाना है, ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, पता है क्या तुम लोग को डीपीएस के बारे में? ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहा हूं। क्या ये कौन डिसाइड करेगा? ठीक है, मैनेजमेंट डिसाइड करता है। बैड डेथ्स, रिटर्न ऑफ, कितना बैड डेथ राइट ऑफ करना है, कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो ऐसे जजमेंट्स, ठीक है, ऐसे जजमेंट्स जो मैनेजमेंट लिए उनको भी देखो। देखो इवेंट ट्रांजैक्शंस को आप लोग चेक करोगे कि प्रॉपर्ली समराइज्ड है क्या। जजमेंट्स जो किसने लिए? मैनेजमेंट ने लिए, उन जजमेंट्स को चेक करोगे सही तो बनाए है, प्रोविजन सही तो राइट ऑफ किया है, ठीक है, बैड डेथ इनको, एंड इवैल्यूएट करोगे उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को अगेंस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज की। जो भी ट्रांजैक्शन और अकाउंट किया है वो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं एंटिटी की उसके हिसाब से किया गया है या नहीं। तो
अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट चाहिए। साथ में पता लगा सर रिलायबल सफिशिएंट के साथ साथ ये इन्फो जो है ना, ये मेरे को रेलेवेंट भी चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को रेलेवेंट भी चाहिए। रेलेवेंट से मेरे को कैसे कैसे पता लगेगी कि सर ये रेलेवेंट है या नहीं? तो सर पहले मेरे को क्या क्या देखना है, इवेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये इवेंट ट्रांजैक्शन समराइज्ड है, प्रॉपरली समराइज्ड है, और एज पर अकाउंटिंग। तुमने देखा मैंने क्या किया कि सर ये इवेंट ट्रांजैक्शन दो बार आ रहा था, ये इवेंट ट्रांजैक्शन दो बार आ रहा था। एक बार प्रॉपर्ली समराइज्ड पे आ रहा था, एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी पे आ रहा था। याद करने के लिए इजी हो जाता है, यही तरीका है नोट्स बनाने का। ठीक है, और ठीक है, रेलेवेंट है, इवेंट ट्रांजैक्शन रेलेवेंट है, और दूसरा जजमेंट। किसके जजमेंट? मैनेजमेंट के। उसको अपने को क्या करना है, उस जजमेंट को अपने को क्या करना है, कंसिडर करना है। क्या करना है अपने को इन जजमेंट्स को बेटा? इन जजमेंट्स को अपने को कंसिडर करना है। तो आज की वैसे अपन है ना क्लास को थोड़ी छोटी रखूंगा, ठीक है, अराउंड 1.25 घंटे की क्लास हो गई है, मैं 1.5 घंटे की क्लास आज अपन रखने वाले हैं। तो आ जाओ, स्कोप में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये वाली चीजें अपन करने वाले। सार एंगेजमेंट पे आज भी नहीं आए, अरे क्या होता है, समझ आ रहा है, याद हो रहा है? क्योंकि आज के मतलब कुछ ही दिनों में इस तरीके के नोट्स मैं नहीं बनवा पाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं फास्ट ट्रैक बैच है, फर्स्ट चैप्टर है, अभी तुम मुझे, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, इस तरीके से करते रहना है, तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी May 24 में शानदार नंबर से पास होने में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने बनवाना छोड़ दिया ये वाले नोट्स तो तुम भी नहीं बनाए। बेटा सुनो, अगर यही काम होता गया तो ये रेगुलर बैच ही बन जाएगा, अपने को लगेंगे 130 से 140 घंटे, ठीक है, सारे ऑडिट को खत्म करने में। उतना समय तुम्हारे पास नहीं है, नहीं हो, अगर है तो रेगुलर में आ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रेगुलर फास्ट ट्रैक का जो डिफरेंस है ना वो यही है कि मैंने तुम्हें अभी शुरुआत में तरीके बता दिए, ऐसे करोगे तो तुम्हें 1% का भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अभी भी बात तो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ही कर रहा है, लेकिन पुरानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल टर्म्स में है, रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी है, डिराइव फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम है, अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पास्ट पीरियड। हिस्टोरिकल है तो पास्ट पीरियड तो बनता ही है। तो सर पिछले साल के फाइनेंशियल टर्म्स कंडीशंस वगैरह कुछ थे, कोई पर्टिकुलर एंटिटी के साथ कुछ अलग था, उसको चेक करेंगे। डिराइव्ड कहां से निकले? अकाउंटिंग सिस्टम से। और इकोनॉमिक इवेंट कंडीशंस जो भी पिछले पीरियड के थे उनको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये एक आखिरी अपना ये वाला हो गया, पिछले साल की बात करें। अब जो बच्चा पुराना बैठा है उसने सात स्कोप याद किए थे। ठीक है, और अब स्कोप हो गए हैं बेटा टोटल 4, जिसमें ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, बस चौथा वाला जो है ना वो चेंज हो गया है। तो जो बच्चा पुराना बैठा है, ठीक है, उसको मैं बता रहा हूं कि ये 4 नंबर के लिए ऐसे ने स्कोप को एक अलग से सवाल बना लिया और एग्जाम में आने की संभावना ऐसे बढ़ जाती है क्योंकि इसमें चेंज आ गया है। ये चेंज को मैंने अलग अलग कलर से कर दिया, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फो। अब इसमें जितना भी तुम्हें याद रहे फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, उसके बाद क्या था अपना डिराइव्ड फ्रॉम अकाउंटिंग सिस्टम, बेटा 3 भी लिखने से बहुत होगा, इकोनॉमिक इवेंट सर्कमस्टेंसेस, किसके? पास्ट पीरियड, पास्ट पीरियड यानी पास्ट पीरियड के, ठीक है, इवेंट कंडीशन
एक क्या रह गया, हाँ रिलेशन टू पर्टिकुलर एंटिटी, दैट इज ओके। 4 नंबर के लिए तुमने यहाँ पे 2 भी लिख दिए ना तो भी पूरे नंबर है, क्योंकि मेन मार्क्स ये हेडिंग्स के तुम लोगों के है। तो एक काम करते हैं कि हाँ ये मैंने है ना इसको मैं नोट्स में नीचे ले जाता हूँ ताकि तुम लोग को ये चीजें याद रहे। नोट्स में एक साथ ये नोट्स में नीचे ले गया। आ जाओ इसको ऐसे ऐसे अब अपन मार्क कर देते हैं। स्कोप रेफर्स टू रेंज और रीच। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये शब्द आ सकते हैं क्योंकि पिछली बार आईसीआई ने इस चीज को स्पेसिफिक नहीं किया था, अब किया है। स्कोप रेफर्स टू रेंज रीच ऑफ समथिंग. The purpose of an audit is to enhance the degree of confidence of the intended user of the financial statement. Users of the financial statement may be shareholders, employees, customers, government and regulatory authorities, bankers, etc. Enhancing of degree of confidence is achieved by expressing of an opinion by the auditor on whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with applicable FRF. अगर हम देखने में लगता है इतना सारा, ठीक है, लेकिन अब ये शब्द हमारे जबान पे चढ़ रहे हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में लिखा है, जिसके बारे में मैंने तुमको बता दिया था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन किया है कि एप्लीकेबल एफआरएफ मींस फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जो अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, क्या फ्रेमवर्क कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3, ठीक है, क्या एक फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट ऑफ P&L जो आपका है, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी बैलेंस शीट जो है, क्या उसका फॉर्मेट बताता है। तो प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन, उल्टा बोल दिया, कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करना है और कैसे उनको प्रेजेंट करना है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बताता है। तो एप्लीकेबल एफआरएफ मींस फ्रेमवर्क adopted in preparation and presentation of the financial statement that is acceptable in view of the nature of the entity and the objective of the financial statement, or that is required by law or regulation. For example, in case of companies in India, financial reporting framework provided schedule 3 of the Companies Act 2013. The following points, ये स्कोप के पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ऊपर वाला एग्जाम में नहीं आ सकता, ये आ सकता है। पहला, ऑल एस्पेक्ट को एडिकेटली कवर करना है। Audit of the financial statements should be organized adequately to cover all aspects of the entity relevant to the financial statement. मतलब नंबर सिर्फ इतने के, ऐसे खुद इसके अंदर के नंबर नहीं देगा। याद कितना सा करना है, जितना नोट्स ही मैंने बोला था ना, नोट्स ही याद करने हैं, नोट्स ही याद करने, नोट से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रिलायबल, हाँ 2 वर्ड है, रिलायबल एंड सफिशिएंसी। किसकी रिलायबिलिटी सफिशिएंसी? सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। इसको कैसे पता लगेगा? द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड अदर सोर्स ऑफ डेटा लाइक बिल्स वाउचर्स जो है रिलायबल सफिशिएंट है बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर मेक्स अ जजमेंट, कैसे करता है जज वो की चीजें रिलायबल एंड सफिशिएंट है या नहीं? बाय मेकिंग स्टडी एंड असेसमेंट। किसका? सर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। और उसके साथ क्या करेंगे सर? कैरी आउट करेंगे। क्या कैरी आउट करोगे सर? टेस्ट, इंक्वायरी या प्रोसीजर यानी ऑडिट प्रोसीजर कैरी आउट करेंगे। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में प्रॉपर डिस्क्लोजर यानी वो रेलेवेंट वर्ड चाहिए, रेलेवेंट वर्ड चाहिए। द ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलेवेंट, ये है कीवर्ड। आईसीआई ने ये, क्योंकि पुरानी चीजें हैं, आईसीआई ने इस पे सवाल पूछा है और आईसीआई ने बोला ये कीवर्ड है। ठीक है, तो relevant information is properly disclosed in the financial statement. He should also keep in mind applicable statutory requirement in this regard. This is done by ensuring financial statement properly summarize क्या क्या transactions events। ठीक है, साथ में नीचे भी आएगा transaction event, उसको भी अभी अपन देख लेंगे। And therein by considering judgment made by the management, the management is responsible for preparation and presentation of financial statement, makes any judgment in the process of preparing and presenting financial statement. For example, choosing of appropriate accounting policies in relation to various accounting issues like this, choosing method of charging depreciation on fixed asset, choosing appropriate method of valuation of inventory, ये सब है। The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies by management, whether such selection is proper and whether chosen policy is applied consistently on a period to period basis। बिल्कुल भी एग्जाम के लिए याद नहीं करना, इतना कभी नहीं लिखना होता है आईसीआई के अंदर। Understand that financial statement of an entity are prepared on historical financial information basis. Historical financial information means information expressed in financial terms
in relation to particular entity, derived from accounting system, economic events, past time के हैं, conditions, circumstances, इन सब के, और period तो है ही. For example, when purchase and sale are reflected in financial statement of an entity, these are examples of historical financial information. These are about transactions. ठीक है, बकवास. Some financial statements are prepared on the basis of historical financial information. It is logical that audit of financial statement is also based on such historical information. Therefore, audit is based upon. तुमको क्या ध्यान में मतलब रखना है, बस इतनी सी लाइन. ये लाइन किसके लिए? करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ये आ सकता है. ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इस पे क्या बन सकता है? करेक्ट इनकरेक्ट. ठीक है, कितने का आता है सर? 2 मार्क्स का आता है. क्या बन सकता है? ऑडिट हमेशा पास्ट की होती है. ऑडिट हमेशा पास्ट की होती है. प्रेजेंट की जो ऑडिट होती है उसको कॉन्करेंट ऑडिट होती है. जनरली जो बीत गया है क्या वो सही से बीता है, जैसे बीतना चाहिए था? जो इवेंट, जो ट्रांजैक्शन लिखा है जैसे लिखना चाहिए था वैसे ही लिखा है क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी? तो ऑडिट हमेशा हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है. अब व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कोप में क्या आता है. ठीक है, 4 नंबर के लिए 4 चीजें स्कोप के अंदर आती है, लेकिन क्या नहीं आता स्कोप के अंदर? स्कोप में क्या आता है वो अभी पढ़ लिया. क्या नहीं आता है? नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, स्कोप के अंदर व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड. कि ऑडिटर, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, क्या आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कोप के अंदर आप कभी भी क्या नहीं लिख सकते. बेटा ऑडिटर को बोला कि ओ भाई ऑडिटर साहब, तुम रोज सुबह उस गली से आते हो, हमने देखा है. कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिटर को बोलता है, ओ ऑडिटर साहब, कि हम देखते हैं कि तुम रोज उस समय इस गली से निकलते हो, वहां पे सामने एक भैंसों का तबेला है. व्हाई डोंट यू डू वन थिंग while coming? ठीक है, लेट्स मेक इट योर ड्यूटी, लेट्स मेक इट योर ड्यूटी कि रोज 5 लीटर मिल्क तुम वहां से लेके आओगे. क्यों यार, आओगे वहीं से, ठीक है, 5 लीटर मिल्क लेते हुए आना. ऑफिस में सबके चाय कॉफी में बंदोबस्त हो जाएगा. इट इज योर ड्यूटी. हम एक काम करते हैं ना, ठीक है, इसके 1000 रुपए ले लेना यार, मेहनत लगती है, तेरे को हर चीज में पैसा चाहिए ना, मेहनत लगती है ना, तेरे को 1000 रुपए दे देंगे. इतने से काम के वहां से तबेले से, ठीक है, मिल्क लेके आपको आना है, 1000 रुपए. क्या इस बात को, क्या इस बात को स्कोप में लिखा सकता? अग्रीमेंट बन रहा है. ऑडिटर की ये भी ड्यूटी है कि उस तबेले से वो 5 लीटर मिल्क लेते हुए आएगा. ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि जब भी हमारे घरों में कोई शादी होगी, ठीक है, तंबू वंबू वही लगाएगा. इवेंट का काम सारा ऑडिटर संभाल रहा है. अबे ऑडिटर है, ठीक है, वो ये सब काम करेगा. सर दूसरे कोई काम कर सकता है क्या? ठीक है, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. मजाक, ये मिल्क और ये इवेंट, ये तो मजाक हो गया. लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस की भी हम बात करते हैं कि ऑडिटर सीए भी है, साथ में ऑडिटर लॉयर भी है, तो ऑडिटर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड. स्कोप में लिख दिया कि कोई भी, जब भी मेरा डिवोर्स होगा मेरी वाइफ से, तो मेरा लीगल मैटर सारा ये ऑडिटर ही देखेगा इसी फीस के अंदर. ठीक है, लीगल मैटर है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है. क्या ये चीजें स्कोप में लिखी जा सकती है? हाँ, सुनो बेटा, ये ऑडिटर है तो इसको ऑडिट का ही काम करना है और कोई काम इसको नहीं करना है. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस. ऑडिटर सर कॉम्पिटेंट तो है ना, लॉयर भी है? नहीं, सीओपी ले रखी है ना, अभी वो ऑडिटर है तो सिर्फ ऑडिट का काम करेगा, उसके बाहर का कोई भी, ऑडिट से बाहर का वो कोई भी काम नहीं करेगा. रिपीट कर दो, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज व्हिच फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज कॉम्पिटेंस. प्लीज, ये सुपर ऊपर इंपॉर्टेंट है. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज. प्लीज प्लीज, ठीक है, यहाँ पे मिल्क वाला एग्जाम्पल तुम वो पोस्ट इट लगा के लिख सकते हो. ठीक है, या ये लॉयर वाला एग्जांपल भी कि डिवोर्स केसेस हैंडल करेगा ऑडिटर. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज जो भी उसके स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर, डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर आती है. ठीक है, ऑडिटर को ये नहीं बोल सकते कि यार तुम ऑडिटर हो ना, एक काम करो, ये बिल्डिंग बनवाई है हमने, चेक करो सही से बनी है, मजबूत तो बनी है ना, नींव वगैरह, फाउंडेशन स्टोन वगैरह सही से लगा तो है ना. डिटरमाइन सुटेबिलिटी, लाइक एग्जांपल दिया है लाइफ ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कितने साल चलेगी भाई साहब. ठीक है, डेप्रिसिएशन हम उस तरीके से लगाते हैं,
तुम्हें पता है ना डेप्रिसिएशन की, यार ये बिल्डिंग की लाइफ 10 साल की लग रही है, तो 10 साल में अपने को इस बिल्डिंग को पूरा का पूरा उड़ाना है, 10% पर एनम का हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, या जो भी है 10 साल में अपने को इसको पूरा उड़ाना है। लेकिन ये 10 साल, ये ईयर डिसाइड करना काम एक सिविल इंजीनियर का है, ठीक है, ये एक ऑडिटर का नहीं है। सर ऑडिटर हो, तुम्हें पता होना चाहिए ना कितना चलेगा। अरे मैं इंजीनियरिंग थोड़ी क्यों करनी चाहिए थी ना तुम लोगों को, नहीं ना, कोई सुटेबिलिटी या लाइफ वगैरह ये ऑडिटर से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बिल्डिंग कितने साल चलेगी। ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट अभी अभी शायद सेटमैक्स या किस पे तेलगी स्कैम, ठीक है, अब्दुल करीम तेलगी ने फर्जी स्टैम्प पेपर, ठीक है, प्रिंट करा करा के बेच दिए। स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ था, उसकी सीरीज भी आई, 2003 का था ये घोटाला, अब्दुल करीम तेलगी, जी हाँ। तो 20 साल हो गए इस घोटाले को, और उस समय मैं मुझे समझ आने लगा कि अच्छा इस तरीके के फ्रॉड होते हैं। पहले हम सपने ही देखते थे हम भी नकली नोट बनाएंगे, ठीक है, वो भाई ने नकली स्टैम्प पेपर बना बना के धड़ल्ले से बेच दिए। तो क्या ये ऑडिटर से उम्मीद की जा सकती है, ऑडिटर तू तो यार पढ़ा लिखा है, तेरे को पता होना चाहिए स्टैम्प पेपर नकली था? क्या मैनेजमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है? नहीं, यू आर एन ऑडिटर, ठीक है, आपका ये काम नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करो। नॉ ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस डोमेन कि हाँ ठीक है उसको ऐसे गांधी जी दिख रहे हैं क्या, ठीक है, ये एकदम वो रिबन वो सही से दिख रहा है क्या, ठीक है, वो बॉन्ड पेपर कितना मोटा है वो दिख रहा है क्या, तुम लोग ये चेक करते हो क्या ये डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से? तो आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है, आप इसके एक्सपर्ट नहीं हो, डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन की आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है एलिज्ड रॉन्ग डूइंग में। मतलब क्या, ऑडिटर को गड़बड़ मिली तो ऑडिटर भी दया की तरह दरवाजा ऐसे तोड़ते हुए, ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैंने ऐसे लात मारी थी, ठीक है, कि ऑडिटर दरवाजा तोड़ दे, अरे नहीं रे, ऑडिटर दया नहीं है, ऑडिटर दरवाजे नहीं तोड़ सकता। ऑडिटर को अगर कोई गड़बड़ी मिल गई तो पुलिस की तरह 3rd डिग्री दे धमाधम ऑडिटर नहीं कर सकता। ऑडिटर ईडी नहीं है कि रेड वगैरह मार दे, ठीक है, ऑडिटर सीबीआई सीआईडी नहीं है, उसके पास ये पावर्स नहीं है। और क्योंकि ऑडिट एक ऑफिशियल, ये सारे काम कौन करते हैं? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज करती हैं। तो ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है कोई भी गड़बड़ के अंदर, ठीक है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। ऑडिटर को कोई भी स्पेसिफिक लीगल पावर, दरवाजे तोड़ने के स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं दिए गए हैं। ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट होता है विद अ स्पेशल पर्पस कि यहाँ पे अपने को फ्रॉड, अब जैसे फॉरेंसिक ऑडिट होती है ना, वो एक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि फ्रॉड है ढूंढ के निकालो, वहां पे एम है फ्रॉड निकालने का। लेकिन ऑडिट क्या है? ऑडिट में अपने को क्या करना है यार? ऑब्टेन करना है रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है भाई? ये जिम्मेदारी तो है मैनेजमेंट की। ये जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की। बेटा ये वाला टॉपिक जितना यहां लिखा है उतना ही याद करना है। 3 मार्क्स के लिए एनी 6 पॉइंट्स। हाँ, एनी 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। 3 मार्क्स के लिए कोई भी 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज व्हिच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। ये मेरे को जनरली याद रहता है। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग, मेरे को ये वाला याद रहता है। क्योंकि हर्षद मेहता है तो मेरे को याद रहता है कि ऑडिटर का काम डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट करने का नहीं है, क्योंकि ऑडिटर एक एक्सपर्ट नहीं है, मेरे को ये भी याद रहता है। ऑडिटर को कोई स्पेसिफिक लीगल पावर नहीं दी गई, मेरे को ये भी याद रहेगा। उसके बाद ऑडिट में क्या होता है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। जबकि इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? क्रिटिकल वर्ड क्या है? क्रिटिकल वर्ड क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन, स्पेशल पर्पस है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन है। जो ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, मेरे को ये भी याद रहता है। और अकाउंट्स बनाने का काम मेरा नहीं है, अकाउंट्स बनाने का काम किसका है? मैनेजमेंट का है, ठीक है, मेरे को ये वाला भी, 7वां वाला भी याद रहता है। तो बेटा मेरे को ये याद रहता है जनरली। ये लाइफ और सिविल स्ट्रक्चर वाला है ना, मेरे को याद नहीं रहता। मैंने भी कोशिश की, मैं खुद देखता हूं कि मुझे क्या याद रह सकता है, वही जनरली बच्चे को याद रहेगा। तो
तुम्हारा अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हारे से उम्मीद रखूंगा कि 6 पॉइंट अभी के अभी याद करके, कोई 6 पॉइंट, 6 से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कोई 6 पॉइंट बिना देखे ही लिखना, बिना देखे ही, जब नोट्स बनाएंगे हम बिना देखे ही लिखना, और यही हम आईसीआई से आज करेंगे, और इसके बाद आज का अपन क्लास को अपन करेंगे खत्म। ठीक है सर, आज 1.5 घंटा ही क्यों? क्योंकि आज बेटा स्टूडियो में किसी और टीचर की भी एक बुकिंग हो रखी थी, तो मेरे को थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, फर्स्ट आया नॉट एक्सपेक्टेड, क्या क्या, परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। सुनो, ये इसके अंदर का जो भी एग्जाम्पल है ये याद करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अपन एक बार तो जब पढ़ रहे हैं तो शुरू में तो अपन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी cannot be determined by him. Similarly, it is not expected from an auditor to determine suitability, life of civil structures, ठीक है, like buildings. These require different skill sets, maybe, which may be performed by qualified engineers in the respective field. Auditor is not an expert to authenticate document. लिख लो, यह हर्षद नहीं, हर्षद नहीं, अब्दुल करीम तेल की स्कैम में स्टैम्प पेपर वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो। The genuineness of documents cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field. Audit is not an official investigation into alleged wrongdoing. He does not have any specific legal power with search और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, वही दरवाजा दया, यहाँ पे क्या लिखोगे, दया दरवाजा तोड़ दो वाला पावर ऑडिटर के पास नहीं है। Search or recording statements of witness on oath which may be necessary for carrying out official investigations. Audit is distinct from investigation, मतलब ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग है। इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जांपल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड and is specifically called upon to check the accounts whether fraud really exists, it takes character of investigation. The objective of audit, on the other hand, is already been discussed, is to obtain reasonable assurance the financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. The scope of audit is general and broad, whereas scope of investigation is specific and narrow. ये जरूर 2 बार पढ़ोगे, क्योंकि ये किसके लिए आ सकता है, करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए आएगा। 2 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट में मैं अगर एग्जामिनर होता, मैं पक्का 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 ये क्वेश्चन देता, क्योंकि ये पहले वाले जो हमारा सिलेबस था उसमें ये लाइन नहीं थी। जो डिफरेंस आया है, ठीक है, उस पर सवाल बनने के तुम लोग को बोला था कि चांसेस ज्यादा होता है। भैया ऑडिट का स्कोप जनरल एंड ब्रॉड है, जबकि इन्वेस्टिगेशन एकदम पैनी इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है, हम एकदम चेक करते कि यार यहाँ पे कोई गड़बड़ है क्या, उस एरिया को अपन चेक करते। वो डॉक्टर के पास जाते, वो यहाँ पे दर्द हो रहा है क्या, यहाँ दर्द हो, क्योंकि उसको पता जहां दर्द होगा वो वहां का इलाज करेगा। ठीक है, ऑडिटर एक जनरल फिजिशियन है, ये कहीं भी दर्द हो रहा है क्या, ये दवाई खा ले, पैरासिटामोल खा ले और सो जा। ठीक है, एक ही काम है। ठीक है, वो जनरल फिजिशियन हो गया, ब्रॉड है। ठीक है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट हो गया इन्वेस्टिगेशन वाला। अब जो टॉपिक बचा है इनहेरेंट लिमिटेशन वाला जो बचा है, वो मैं आज नहीं कर रहा। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं आज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अपन मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में अपन इसको आगे लेके जाएंगे। अभी भी हाँ काफी सारा बचा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लोग को नोट्स बनाना आ चुका है, नोट्स बनाते रहो। अभी अभी जब क्लास हो रही है, पॉज रिकॉर्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, पढ़ाइयाँ चेंज हुई है तुम्हारी। जब पढ़ाइयाँ चेंज हुई है तो नंबर लाने के तरीके भी चेंज हुए हैं। जहां पे एक टॉपिक खत्म होता है, आईसीआई से पहले, आईसीआई की मार्किंग से पहले उस टॉपिक को याद करने की कोशिश कर लो, याद करके रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर लो, और तुम्हारी तैयारी होगी शानदार शानदार। आई विल सी यू गाइस टुमारो इन अनदर लेक्चर। थैंक यू सो मच।